नमस्कार दोस्तों। समर्पित बैच में सभी भावी शिक्षकों का जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए समर्पित है, उन सबका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी गणों, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की बड़े जोश और होश के साथ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाले टॉपिक में हमारे सुंदर सुंदर टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की। तीनों ही मैं एकदम बेसिक से और एक अप लेवल तक तीनों ही टॉपिक्स को एक साथ करवाऊंगा। तो आज का हमारा इस वाले वीडियो में जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा लिमिट, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। विद्यार्थी गणों, सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे रियल एनालिसिस में लिमिट कैसे किसे कहते हैं, उसके बाद में बात करेंगे कंटिन्यूटी की और उसके बाद में बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। लेकिन सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में मुझे पढ़ाने के लिए लिमिट को, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को आपको सबसे पहले रियल एनालिसिस में इनका क्या ही मीनिंग होता है, सबसे पहले अपन लोग वो जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे लिमिट के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? लिमिट के बारे में। ये तीनों ही चीजें मैं एक बार के लिए रियल एनालिसिस में बता रहा हूं आपको। किसमें? रियल एनालिसिस में। रियल एनालिसिस में उसके बाद में जो भी डेफिनेशन रहेगी डायरेक्ट उनको मैपिंग कर देंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। आप लोग आराम से तीनों ही चीजों का एक फिजिकल मीनिंग समझते हुए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं लिमिट की। उस और उसके साथ में कंपैरिजन में पढ़ते हैं अपन लोग कि हमारे पास एक वास्तविक फंक्शन है, एक वास्तविक फलन है, वास्तविक फलन है, एक वास्तविक फलन है। उसको मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। और मान लीजिए इसके प्रांत में, इसके डोमेन में कोई एक बिंदु एक्स नोट है। कोई एक बिंदु क्या है? एक्स नोट है। तो इस साइड में अपन लोग बात कर रहे हैं कि दिए गए फलन का अपने प्रांत में एक्स नोट पॉइंट पर मान कितना होगा। क्या मान कितना होगा? इसकी क्या ही वैल्यू रहेगी इसकी? माना y बराबर एफ ऑफ एक्स है और ये एक्स नोट है ना, एक्स नोट इसके डोमेन में से आ रहा है। डोमेन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसकी जो वैल्यू रहेगी ना एक्स नोट पर, किसकी? एफ ऑफ एक्स फंक्शन की, वो रहेगी y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नोट। सर एक सुंदर सा एग्जांपल दे दीजिए। मान लीजिए एक बढ़िया सा एग्जांपल है, y बराबर में एक्स स्क्वायर और मैं एक इसका पॉइंट ले रहा हूं x बराबर में -1। क्या -1 इसके डोमेन में है? यस सर, -1 इसके डोमेन में है। तो अपन लोग क्या करेंगे सर, इस वाले फंक्शन की जो y बराबर में एफ ऑफ एक्स है, इस फंक्शन की -1 पर क्या वैल्यू रहेगी? एग्जैक्ट 1 रहेगी। किसकी बात की मैंने सर? एक पॉइंट पर, एक निश्चित पॉइंट पर मैंने फंक्शन के निश्चित मान की बात की। ये आपने समझ लिया। अपन लोग डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू। तो ये तो हो गया किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की वैल्यू। अब बात करते हैं कि सर लिमिट का क्या मीनिंग है। किसका मीनिंग? लिमिट, हिंदी में बोलेंगे इसको सीमा। कि सीमा का क्या मीनिंग है? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थी गणों लिमिट में, वो है कि अपन लोग किसी एग्जैक्ट पॉइंट पर लिमिट की बात ही नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला कि किसी एग्जैक्ट पॉइंट पर लिमिट की बात ही नहीं कर सकते। जब एग्जैक्ट पॉइंट पर किसी फंक्शन के बारे में चर्चा करनी होगी तो हमें वास्तविक फलन के उस पॉइंट पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, जो कि इस प्रकार से। ये आपने देख लिया। तो सर किसके बारे में बात करेंगे? मान लीजिए y बराबर में एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और x बराबर में a इसका कोई डोमेन है। तो विद्यार्थी गणों एग्जैक्ट a पर बात नहीं करेंगे। जब a पर बात करेंगे तो बात लिमिट में नहीं आएगी, बात उस तरफ चली जाएगी। और यदि बात लिमिट की करनी है तो x बराबर में a इसके नेबरहुड। सर ये इसका मीनिंग क्या है? नेबरहुड का मतलब है इसका आस पड़ोस, और आस पड़ोस का मतलब है इसका प्रतिवेश। और अपन बात कहां कर रहे हैं? रियल एनालिसिस में। तो सीधी सी बात है, रियल लाइन है हमारे पास एक खूबसूरत सी रखी हुई। क्या है? रियल लाइन है। ये लो रियल लाइन। सर ये वाली रियल लाइन है। तो इधर आ जाएगा -इंफिनिटी, इधर है बीच में 0,
इधर है इन्फिनिटी। तो मान लीजिए ए ग्रेटर देन 0 है, तो मान लीजिए ए को यहाँ पे है। तो विद्यार्थी गणों, ए के राइट हैंड साइड में एक बढ़िया सी डिस्टेंस कंसिडर कर लो, मान लीजिए वो है एल। सेम उतनी ही डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में कर लो, और वो मान लीजिए ये रियल। ये वाली जो है, ये है एक का नेबरहुड, एक का प्रतिवेश। किसका नेबरहुड? एक का क्या? प्रतिवेश। मतलब एक के आस पड़ोस की संख्या, एक के आस पड़ोस की संख्या सेम डिस्टेंस पे ये रही। तो सर किसकी बात करेंगे? लिमिट में एग्जैक्ट एफ पर बात नहीं करेंगे। एक के राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स का कैसा माहौल है, और एक्स बराबर में एक के लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स किस प्रकार से अपना माहौल बनाता है, लिमिट में, इस प्रकार की हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़े, समझ में आगे कि एग्जैक्ट लिमिट और एग्जैक्ट वैल्यू दोनों में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल से अपन लोगों ने समझा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखते हैं। चलो आगे देखो, आगे देखो, ठीक है, आगे देखो क्या बात। हम लोग एक सुंदर सा फंक्शन लेते हैं, y बराबर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कैसा फंक्शन? y बराबर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी महत्तम पूर्णांक। इसे प्यार से स्टेप फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका बढ़िया सा ग्राफ बना लेते हैं, एक बार के लिए इसका ग्राफ बना लेते हैं, ताकि आपको लिमिट में और एग्जैक्ट वैल्यू में जो क्या डिफरेंस है वो आज समझ जाएगा, और बढ़िया से समझ जाएगा। सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं y बराबर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। भाई साहब बोलता है कि मेरी वैल्यू 0 पर हमेशा 0 रहती है। तो देखते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, देख लो, अलग अलग कलर चूज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। चलो ग्राफ देखना है इसका, साफ, ठीक है। ऐसे आगे स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे, इसलिए इसका नाम हो गया स्टेप फंक्शन। पीछे भी आ जाओ सर, जरूर साहब पीछे भी आ जाते हैं, ये लीजिए, पीछे भी आ जाते हैं। पहले मैं आराम से समझाऊंगा इसको, बहुत बढ़िया से आपको समझना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, समझते हैं। चलो, यहाँ है 0, यहाँ है 0, और 0 पर वैल्यू है इसकी 0। यहाँ है 1, यहाँ है 2, और यहाँ है 3, और आगे बढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। इस साइड में पॉजिटिव 1, 2, ऊपर है 3, ऐसे है 3। इस साइड में है -1, -2, और इधर है -3, और इस साइड में आ जाएगा -1, -2, और इसके एकदम ऐसे 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 करके, और ये -3, यहाँ ना डॉट 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 डॉट। समझो, सबसे पहले ग्राफ को समझो विद्यार्थी गणों। यदि आपको कहीं पे भी ग्राफ दिखाई दे रहा है और ग्राफ में यदि सर्कल है, ये वाला सर्कल है, सीधा सीधा मीनिंग है कि वहां पे कोई मान एग्जिस्ट नहीं है। यदि आपको कोई भी ऐसा ग्राफ दिखे और वहां पे सर्कल मौजूद हो, समझ जाना वहां पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कोई वैल्यू नहीं है वहां पे। तो सर क्या वैल्यू यहाँ पे है? जी यहाँ पे है, तो 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। आगे बढ़ो। सर 1, नीचे चलो, नहीं सर, नीचे तो ग्राफ है ही नहीं। जाना किधर है? सर ऊपर चलो या फिर इसके आसपास देखो, यहाँ तो सर सर्कल है, यहाँ तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो फिर आगे बढ़ो, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ तो देख रहे हैं सर, हाँ जी सर यहाँ पे है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 एक बार के लिए। 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी जी सर। 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। समझ गए आप लोग? सर -1 की वैल्यू कितनी है? x बराबर -1 पुट करूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? सर -1 पे, यहाँ पे सर, यहाँ पे सर्कल नहीं है, यहाँ पे सर डॉट है, तो सर डॉट पे तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जी। -1 पर वैल्यू है -1, -2 पर वैल्यू है -2, और -3 पर वैल्यू है -3। क्या देखा और क्या पाया? सर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, एक बात तो समझ में आ गई कि सर पूर्णांक वैल्यू पर हमेशा पूर्णांक ही मान देता है जी। बात तो सही है। जैसे जैसे x को अपन लोगों ने -3 दिया, तो सर y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 की वैल्यू हो गई -3। सेम वैल्यू दे रहा है सर, किस पे? केवल और केवल पूर्णांक संख्याओं पे, जिसको आप लोग इंटीजर्स नंबर के नाम से जानते हो। सर 0 पे क्या देगा? सर x बराबर जैसे 0 पुट किया, y की वैल्यू भी आ गई ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, मतलब 0, राइट। और सर x बराबर में यदि 9 हो, तो सर y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 की वैल्यू हो जाएगी 9। इतना सा अपन लोगों ने ऑब्जर्वेशन कर लिया, बात तो सही है, ठीक है।
सर और भी वैल्यू बताओ। सर 1.1 की वैल्यू क्या रहेगी? चलो आराम से देखते हैं, एक बार के लिए मैं समझा देता हूं, उसके बाद में आप लोग खुद कर लेना। सर 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, और सर 1 और 2 के बीच में, अच्छा एक, ठीक है, 1 और 2 के बीच में सर मान लीजिए 1.5 है, एक्स बराबर मैं ले रहा हूं, कंसिडर कर रहा हूं 1.5। सर 1.5 का सर ये रहा 1.5। तो सर यहाँ तो कोई ग्राफ है ही नहीं सर, ऊपर है कितना है सर, यहाँ पे है, इसकी वैल्यू इस वाले पॉइंट पे इसकी वैल्यू यहाँ रहे, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है भाई की? यहाँ पे सर वैल्यू है 1। वेरी गुड। 2 और 3 के बीच में मान लीजिए 2.5 है, तो सर 2.5 पर y की वैल्यू है यहाँ पे है 2.5, और जैसे ग्राफ ऊपर गया यहाँ, और यहाँ सर y की वैल्यू 2, सर 2.5 पे वैल्यू है 2, बात तो सही है। 3.5 पर भी वैल्यू सर 3 है, करेक्ट बात। लेकिन सर 1.5 पर वैल्यू 1, तो ये बात तो सही है, लेकिन 1.6 पे भी तो वैल्यू 1 नहीं है, बात तो ये भी सही है। 1.7 पे भी वैल्यू 1 नहीं है, बहुत बढ़िया। तो मैंने तो ये ऑब्जर्वेशन कर लिया ना कि आप x की वैल्यू क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 2, अनकाउंटेबल्स नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर सा नाम लिया है मैंने रियल एनालिसिस का। अनकाउंटेबल्स नंबर आ रहे हैं क्लोज इंटरवल 1, 2 के बीच, कोई भी वैल्यू ले लो, 1 को ले लो या 2 से छोटी और 1 से बड़ी, इस वाले इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले लो, y और ग्रेटेस्ट इंटीजर इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले लो, हमेशा वैल्यू रहेगी 1। बात करेक्ट सर, आंसर आएगा 1। सिमिलरली क्लोज इंटरवल 2 ओपन 3 की वैल्यू रहेगी, y की वैल्यू हमेशा रहेगी 2। सर बात तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की कर रहे थे, इतना सारा ये क्यों बता रहे हो? एक बार के लिए इतना सा समझ लो ताकि लिमिट वाली कॉन्सेप्ट चमक जाए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करवाने की मेरी जिम्मेदारी है। डन, मामला डन, इतनी बात समझ गए? ठीक है, अब बात करते हैं, इतनी बात समझ गए? तब ठीक है, तब ठीक है, चलो तब बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते, चलो आओ, अब बात करते हैं लिमिट की। लिमिट की अब बात करते हैं, चलो एग्जैक्ट वैल्यू पे सबकी वैल्यू देख लिया आप लोगों ने कि एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यू x बराबर 0 पर ये एग्जैक्ट वैल्यू कितनी दे रहे हैं? 0 के आसपास थोड़ी बात करें यहाँ पे, नहीं सर एग्जैक्ट वैल्यू पे ही बात करें। अब बात करते हैं लिमिट की। यदि विद्यार्थी गणों ऐसे ही कुछ लिखा जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इसका क्या मीनिंग है? सबसे पहले इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग ये है कि भाई साहब x के राइट हैंड साइड में 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा माहौल रखता है, क्या टेंडेंसी है उसकी, किधर किधर जा रहा है ये तो बता दो। सेम दूसरी बात ये बोल रहा है कि सर 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी 0 से थोड़ी सी छोटी संख्या पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कैसा माहौल है, किधर इसका ग्राफ जा रहा है, क्या इसकी टेंडेंसी, कोई भी एक ना बोल सकते हो। तो बात करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट की यहीं से समझता, यहीं से कॉन्सेप्ट समझते जाना। राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि 0 के राइट हैंड साइड में। लेकिन एक बात का और ख्याल रखना कि बात सर रियल फंक्शंस की चल रही है, रियल एनालिसिस में। रियल एनालिसिस में एक ही शब्द है, वो है प्यारा सा रियल लाइन। ये लो साहब रियल लाइन। तो रियल लाइन पर अपन लोग 0 के राइट हैंड साइड में आना चाहते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पाथ है। ये बड़ी बात बोल रहा हूं, आगे जाके इसका माहौल चेंज हो जाएगा। सर ये 1 डायमेंशन है, तो 0 के पास पहुंचने के लिए राइट हैंड साइड में मेरे पास एक ही पाथ है, वो है मैं इधर से इधर आ सकता हूं इस तरीके से। यस, क्या और कोई पाथ है? नहीं साहब, रियल एनालिसिस में रियल लाइन पर और कोई पाथ नहीं है। सेम 0 के लेफ्ट हैंड साइड में चले, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे किसके पास? 0 के पास जाना है। क्या एग्जैक्ट 0 पर पहुंचना है ना? एग्जैक्ट 0 पर पहुंचते ही एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, बट लिमिट में ऐसा कुछ है नहीं। चलो तो सर पहुंचते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक बात और बता दो, सर ये राइट हैंड साइड में 0 के पास पहुंचते कैसे हैं? कैसे दौड़ के, ऐसे भाग के पहुंचते हैं ना बेटा, ऐसा नहीं। आपने सीक्वेंस का नाम सुना होगा, एक सुंदर सी एक सीक्वेंस ऐसी चूज करेंगे जो लास्ट में आते आते 0 के नजदीक पहुंच जाए। जैसे मैं 1/n का नाम लूं, तो n बराबर 1 पुट किया, 1 आया, 2 पुट किया, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। जब अनंत आएगा तब वो 0 के एकदम नजदीक पहुंच जाएगा,
इसी प्रकार जब -1/n करेंगे तो सेम प्रोसेस इधर से आ जाएगी। मतलब कोई ना कोई तो सर चीज है जो यहां से लेकर आ रही है जीरो तक। ऐसा नहीं है ऐसे दौड़ के आ गए, कोई ना कोई तो है मैथमेटिक्स में जो जीरो तक लेके आ रहा है, जरूर आ रहा है। इतनी बात बता दी मैंने। इधर से आते हैं। सुंदर जी, हमारे पास एक सीक्वेंस है, मैं जीरो के नजदीक आना किस पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे जैसे मैं इधर आ रहा हूं, मेरा ग्राफ यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन भी, पहले मैं यहां था, इसकी वैल्यू यहां है, उसके बाद मैं यहां हूं, उसके बाद इसकी वैल्यू यहां है, जब मैं यहां था इसकी वैल्यू यहां है। जब मैं जीरो के एकदम नजदीक पहुंच जाऊंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी जीरो की तरफ टेंड्स करेगा, यानी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी रहेगी, जीरो। बात समझ में आएगी। डन सर, मामला बढ़िया। बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। चलो तो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं किसके पास, जीरो के एकदम पास। चलो सर इधर से आते हैं, मैं आ रहा हूं जीरो के एकदम नजदीक। सर जब आप यहां थे तब वैल्यू यहां थी, जब हमारी कोई सीक्वेंस यहां पहुंची तब वैल्यू ये आ रही है, जब हमारी सीक्वेंस यहां पहुंची तब हमारी वैल्यू ये आ रही है। लेकिन सर हमें एग्जैक्ट जीरो पर नहीं पहुंचना है, हमें जीरो के नेबरहुड यानी लेफ्ट हैंड साइड में एकदम जीरो के नजदीक रहना है। सर मैं जब यहां था जीरो के नजदीक तो मेरी वैल्यू यहां थी, और बेटा यहां वैल्यू है -1। मामला डन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी तरफ टेंड्स कर रही है, -1 की तरफ। ठीक है सर। और हमने सर 12वीं क्लास में लिमिट की डेफिनेशन बड़ी प्यार से सीखी है कि लिमिट का अस्तित्व कब होता है, जब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों बराबर हो जाए और साथ ही साथ इनका परिमित मान आ जाए। ऐसा नहीं है कि बराबर हो गए, इन्फिनिटी इन्फिनिटी आप कर दो सर, हाँ हो ही गया ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों बराबर और दोनों की वैल्यू परिमित मान आना चाहिए। सर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू आ रही है जीरो, ठीक है सर, ठीक है, सही है। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू आ रही है -1। लेकिन सर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो विद्यार्थी गण ये बोलेंगे x बराबर जीरो पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। बात समझ में आ गई। तो कितना सुंदर सा एग्जांपल था, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस जिसके x बराबर जीरो पर लिमिट का अस्तित्व नहीं है, लेकिन x बराबर जीरो पर इसका मान जीरो है। इसका मतलब सर डिफरेंस तो है, दोनों डिफरेंस तो है। बात समझ में आ गई। ये थी विद्यार्थी गणों लिमिट की कॉन्सेप्ट किसमें, रियल एनालिसिस में। मैं एकदम ऐसे मोटा मोटा आपको बता देता हूं। अब जस्ट बात करते हैं किसकी, किसकी बात करते हैं, बात करते हैं, बात करेंगे कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी एक बार के लिए आप 1 मिनट के लिए इसको परख लो। तब तक के लिए मैं पानी पी लेता हूँ। परख लो, आराम से परख लो इसको कि हुआ कैसे क्या, चेक कर लो आराम से। हम्म, डन। आगे बात समझ में, रियल एनालिसिस में बात समझ में आएगी, लिमिट की क्या कॉन्सेप्ट है। चलो सर अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स में, फटाफट आ जाओ, आओ फटाफट से। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। सर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कैसे क्या लिमिट होगी, कॉम्प्लेक्स यहां कर लो। अच्छा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लिमिट के क्या कॉन्सेप्ट रहेगी, इधर आओ, अभी समझा देते हैं आपको क्या कॉन्सेप्ट रहेगी। सबसे पहले तो आपको पता है कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर में x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होता है, जहां पे x और y दोनों के दोनों वास्तविक संख्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, x और y दोनों आपके रियल नंबर होने चाहिए। इसको वास्तविक भाग कहते हैं, इसको काल्पनिक भाग कहते हैं। क्यों कहते हैं काल्पनिक भाग, क्योंकि ये आयता के संपर्क में है, सीधी सी बात ये। मामला डन। ऐसा होता है, इसका मतलब सर ये वन डायमेंशन में तो नहीं है। कैसे नहीं है, जैसे इसका ग्राफ जब जब प्लॉट करेंगे, इधर आ जाएगा वास्तविक भाग, इधर आ जाएगा ऋणात्मक वास्तविक भाग, इधर आ जाएगा काल्पनिक वास्तविक भाग, और ऋणात्मक काल्पनिक भाग इधर ऐसे आ जाएगा। यानी x जैसे कोई नंबर है विद्यार्थी गणों, z बराबर में 1 प्लस आयोटा, z बराबर में 1 प्लस आयोटा, x का मान भी है 1, y का मान भी है 1, इधर अपना है 0, x का मान ये आ गया 1 और y का मान आ गया इधर से 1। तो ये बड़ा पॉइंट यहाँ है, मतलब सब टू डायमेंशन है इसकी। और वेक्टर स्पेस में आप लोग जब पढ़ोगे
तो इसकी डायमेंशन देखोगे कि सर इसकी 2 होती है, सी ओवर सी पर, ठीक है मामला में 2 डायमेंशन है, ठीक है साहब। यहीं पे बात समझ लेते हैं। सर मान लीजिए हमारे पास ये 1 प्लस आयोटा ये वाला पॉइंट है और इस पॉइंट के पास में मुझे पहुंचना है, इस पॉइंट के पास में मुझे पहुंचना है। तो विद्यार्थी गणों यदि ये रियल लाइन पे होता है तो इसके पास में सिर्फ एक तो राइट हैंड साइड से एक पाथ था, एक लेफ्ट हैंड साइड से यही पाथ था और इसके पास में ऐसे अपन लोग आ पाते। लेकिन यहां ध्यान से सुना, यदि मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है तो एक तो सबसे बढ़िया कि सर x बराबर 1 लाइन की तरफ चलो, ये रही x बराबर 1 लाइन। एक सर y बराबर 1 लाइन, ऐसे जाओगे तब भी आप पहुंच जाओगे, बात तो सही है। एक सर y बराबर mx लाइन और y बराबर में जो x लाइन है, इस लाइन पे भी यदि कोई विद्यार्थीगण दौड़ रहा होता है या फिर कोई सीक्वेंस चल रही होती है ऐसे समझो, तो आराम से इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। मामला सही है सर, बात सही कर रहे हो सर आप, ठीक है। ये कौन सी लाइन है? ये प्यारी सी लाइन है y बराबर में x। और यदि कोई विद्यार्थीगण एक सुंदर सा परवलय बना दे तो भी पहुंच जाएगा, कोई दीर्घवृत्त बना दे तो भी पहुंच जाएगा। और भी सर बात हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं सर, लेमिनिस्टिक है, कोर्डोइड, अरे छोड़ो सर उनकी बात छोड़ो, अपन तो सर छोटे कॉन्सेप्ट समझते हैं और इनसे अपना काम हो जाएगा। यानी y बराबर x लाइन आ रही है और सर ये जो सारे के सारे जितने भी सारे आप पाथ देख रहे हो, कितने पाथ मिले, इसका मतलब सर जैसे 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन आती है, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक पाथ नहीं, डायरेक्ट कितने पाथ हो जाते हैं? अनंत पाथ हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितने पाथ? अनंत पाथ, इन्फिनिटी पाथ हो जाते हैं, अनंत रास्ते हो जाते हैं, ऐसे समझो, ठीक है सर, बात तो सही है। कितने रास्ते हो जाते हैं? अनंत रास्ते हो जाते हैं। अनंत रास्तों में सबसे सुंदर बात हमें कौन सा लग रहा है? सर सबसे सुंदर बात तो ये लग रहा है y बराबर x वाली लाइन तुरंत पहुंच जाएगी सर। किसी ने पूछ पूछ लिया कि सर ये वाला पॉइंट मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट है यहाँ पे है तो ये y बराबर x वाली लाइन तो नहीं पहुंच पाएगी। बात तो सही है बेटा, ये y बराबर x वाली लाइन तो इधर से गुजर जाएगी, इधर बड़ा ये पॉइंट संपर्क में नहीं आएगी। तो ठीक है सर, तो अब कौन सी लाइन करें? तो अपन लोग एक जनरल लाइन ले लेते हैं कि सर y बराबर mx लाइन की बात कर लेते हैं। ये इतनी सुंदर लाइन है, इतनी प्यारी लाइन है y बराबर mx लाइन। अब चाहे आप कहीं पे भी पॉइंट पुट कर दो, एम की जब आप विभिन्न विभिन्न मान लेते हो तो उस पॉइंट पर ये पक्का से पहुंच ही जाएगी। ठीक है सर, बात तो सही है कि अब सर कहीं पे भी ये पॉइंट रखा हुआ हो, कहीं पे भी ये पॉइंट जैसे रखा हुआ होगा y बराबर एम एक्स, एम अपने अकॉर्डिंग एक मान ग्रहण कर लेगा, उस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ठीक है सर, मतलब अनंत पाथ में से सबसे सुंदर पाथ हमने इसको चूज किया तो हमारे लिए ये जन्नत हो गया, y बराबर एम एक्स। ठीक है, बात सही है, आगे बढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ाओ सर, आगे बताओ लिमिट ये क्या क्या मामला है। ठीक, तो सबसे सुंदर बात हमारे लिए हो गया विद्यार्थी गणों y बराबर एम एक्स। ये बात आपने स्वीकार कर ली सर, जब आपने कह दिया तो कर लिया, मैंने भी कर ली, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, अब चलो क्या करना क्या है। अब सबसे पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं कि हाउ टू सोल्व, कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में प्रश्नों को किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। विद्यार्थी गणों ऐसे क्वेश्चन आएंगे अपने आप कि लिमिट z टेंड्स टू 0 z अपॉन z बार, ये कोई फंक्शन है और इस वाले फंक्शन में अपन से ये वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है कि लिमिट z टेंड्स टू किसकी तरफ जा रहा है? जीरो की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? जीरो की तरफ जा रहा है। एक मिनट रुकना, हाँ जी, तो अपन बात कर रहे थे बढ़िया से फंक्शन की कि लिमिट z टेंड्स टू 0 z अपॉन z बार। सर इसकी लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें तो ये सिखा दो बस, ये एग्जाम में आने भी वाला है। ठीक है, सब बात करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग जानते हैं कि z बराबर में कितने होता है? x प्लस आयोटा y। तो सर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। चलो, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 0। z कब करेगा टेंड्स 0 की तरफ? जब x और y दोनों साथ साथ किसकी तरफ टेंड्स करेंगे? 0 की तरफ। तो सर x भी हो रहा है टेंड्स और y भी हो रहा है। चलो सर बात ठीक है, हो जाएगा x प्लस आयोटा y अपॉन x माइनस आयोटा y। सर इसका मीनिंग तो बताओ क्या है? बड़ा ये फंक्शन है और ये फंक्शन z 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि x भी टेंड्स करेगा और y भी टेंड्स करेगा। आप सिंपल से ऐसे समझो, इधर इधर वाला अपना ग्राफ ये और ये 0 है। और साहब इस 0 तक पहुंचने के लिए अलग अलग विद्यार्थियों के पास अलग अलग रास्ते हैं। कोई बोलेगा सर y बराबर 0 वाली लाइन भी 0 के पास जा रही, बात तो सही है। सर y बराबर x वाली लाइन भी 0 के नजदीक आ रही है, सर y बराबर x वाली लाइन ड्रॉ करो, या मान लीजिए y बराबर x वाली है।
सर ये y बराबर 2x वाली है, सर ये y बराबर जो भी है, तो सारे के सारे देखो इधर से आ रहे हैं तो जीरो की तरफ टेंड्स कर रही है, ये आ रही है तो ये भी जीरो की तरफ टेंड्स कर रही है, इधर से आ रहे हैं तो भी जीरो की तरफ टेंड्स कर रही है, इधर आ रहे हैं तो भी जीरो की तरफ टेंड्स कर रही है। ऐसे सर कितनी सारी लाइनें हैं, अनंत लाइनें बेटा, कितनी सारी लाइनें हैं, अनंत लाइनें हैं। तो कितने सारे कितने पाथ हो गए, अनंत पाथ हो गए। चलो अब क्या हुआ, सर y बराबर में mx पुट कर दो, सारे के सारे सारे के सारी लाइन जीरो के नजदीक जा रहे हैं, तो कोई तकलीफ नहीं है, कर सकते हैं आराम से। कितना हो जाएगा, x प्लस आयोटा एम एक्स अपॉन x माइनस आयोटा एम एक्स, और x आप लोग यहाँ से कॉमन ले लो, ये लिमिट विमिट लगा दो जरा ना। ठीक है, x जैसे कॉमन लिया आया अपना 1 प्लस आयोटा एम अपॉन 1 माइनस आयोटा एम, और इस पे लगा दो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो, साथ साथ में y टेंड्स टू जीरो। लेकिन सर इसमें न तो x है और न ही y विद्यमान है, तो लिमिट्स का कोई डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। ये वाला टर्म्स अपने पास बची है द लास्ट एंड फाइनल। अब मान के चलो किसी विद्यार्थी ने m की वैल्यू 1 पुट की और उसके लिए लाइन प्राप्त हुई y बराबर में x, और वो y बराबर में x सच में जीरो के नजदीक आ रही, बात तो सही है। m की वैल्यू किसी विद्यार्थी ने 2 पुट की और y बराबर में 2x लाइन हो गई, ये वाली लाइन भी जीरो के एकदम नजदीक आ रही है, ये बात भी एकदम सही है। किसी विद्यार्थी ने m की वैल्यू 3 पुट की और ये वाली लाइन भी जीरो के नजदीक आ रही है, तो अलग अलग m के अलग अलग मानों पर इसकी वैल्यू प्रत्येक विद्यार्थी के पास अलग अलग आ रही है, ठीक है, जबकि गलत कोई है ही नहीं। ठीक है, अलग अलग आ गई, क्योंकि m के भिन्न भिन्न मानों पर इसका मान कितना हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो सर क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं सर। जब लिमिट की डेफिनेशन पढ़ते हैं रियल एनालिसिस में, तो मैंने बताया राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू बराबर और फाइनाइट और साथ में यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिक का मतलब है केवल और केवल एक की वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। सर यहां तो एक नहीं अनंत यानी बहुत सारी वैल्यू आ रही है, तो क्या अपन लोग कहेंगे क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं, नहीं बोलेंगे। ऐसे बोलेंगे कि z बराबर जीरो पर गिवन फंक्शन की z अपॉन z बार की लिमिट का अस्तित्व नहीं है। बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो करना क्या, सीधी सी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि लिमिट z टेंड्स टू जीरो, इस बार ऐसे आ सकता है z बार अपॉन z, z बार अपॉन z। तो सीधी सी बात है, आपको डायरेक्ट एक चीज आपके माइंड में सेट कर लेनी है कि जब जब लिमिट जीरो पर पूछे अगले वाला और कोई भी फंक्शन हो, उसके अंश में यदि z की जितनी घात है उतनी घात यदि हर में अंश z की घात है, क्या मैंने कहा कि अंश में यदि कोई भिन्न है उसके अंश में z की जितनी पावर है सेम उतनी ही पावर का कोई z हर में रखा हुआ है, तो हमेशा याद रखना z बराबर जीरो पर उसकी लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा। कैसे नहीं होगा सर, ये डायरेक्ट कैसे बोल दिए। अरे बच्चों समझो, जैसे अपन लोग z बराबर में x प्लस आयोटा y पुट करेंगे, क्या करेंगे, z बराबर में x प्लस आयोटा y पुट करेंगे तो z बार ऑटोमेटिक हो जाएगा x माइनस आयोटा y। फिर वापस से y बराबर mx पुट करेंगे तो अंश में जितनी पावर x की कॉमन आएगी उतनी ही पावर हर में x के आ जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और डायरेक्ट क्या बचेगा, वो जो वैल्यू आएगी, वो जो लास्ट में जो वैल्यू होगी वो m पे निर्भर करेगी। किस पे निर्भर करेगी, m पे निर्भर करेगी। तो इस बार इतना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा m, 1 प्लस आयोटा m। फिर से m के भिन्न भिन्न मानों पर इसके अलग अलग मान आ रहे हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। और यस या नो, यस सर, समझ गया, यहाँ तक मामला डन है, आगे बढ़ो आप। ठीक है, तो सेम सर ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा तो कि लिमिट z टेंड्स टू जीरो मोड z स्क्वायर, मोड z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, क्या इसकी लिमिट जीरो पर एग्जिस्ट करेगी, चेक करना। क्योंकि देखो पावर ऊपर अंश में भी उतनी है जितनी कितनी है हर में, तो m पर निर्भर करेगा और m पर जैसे निर्भर करेगा तो लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा। तो अपन लोगों ने सीखा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा। लिमिट z बराबर जीरो पर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, डीएनए डज नॉट एग्जिस्ट, मामला डन। सर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या सीखा, ऑब्जर्वेशन क्या है, अब ऑब्जर्वेशन क्या हमने सीखा, क्या है हमने ये सीखा, इंपॉर्टेंट बात है कि सब जैसे अंश में जितनी z की पावर आती है यदि हर में z की उतनी ही पावर आ रही है और लिमिट z बराबर जीरो पर बात कर रहा है, z के z बराबर जीरो के नेबरहुड में बात कर रहा है, तो क्या करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर देना, डायरेक्ट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट,
इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। मामला डन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में तो आपके लगभग लगभग यही क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। बाकी सर इस वाले में यदि ऐसा आ जाए तो क्वेश्चन लिमिट z टेंड्स टू 1 z स्क्वायर, इसको कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, z बराबर 1 पे, और इसकी वैल्यू आ जाएगी राइट हैंड साइड में 1 प्लस एच का होल स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, और h टेंड्स टू जैसे जीरो जाएगा तो z स्क्वायर इसकी जो लिमिट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1, राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू बनाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की भी वैल्यू बनाएगी, और लिमिट एग्जिस्ट और वैल्यू रहेगी 1। बात करेक्ट, बात सही है, समझ गए आप लोग? आगे बढ़े, ठीक है सर आगे बढ़ो। बात समझ गए? अब बात करते हैं किसकी, सर लिमिट वाली कॉन्सेप्ट हमें समझ गई है, अब आप लोग आगे बढ़ो और हमें बताओ कंटिन्यूटी के बारे में। किसके बारे में? कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है, आप एक लोग एक क्वेश्चन और कर ले कि लिमिट z टेंड्स टू जीरो, z टेंड्स टू जीरो कोस z, कितना कोस z, और एक क्वेश्चन आपके लिए है, एक क्वेश्चन आपके लिए है लिमिट z टेंड्स टू जीरो साइन z अपॉन में कोस z, साइन z अपॉन में कोस z, ताकि इस वाले क्वेश्चन को जब भी आप करो आपको एक बढ़िया सा रूल याद आ जाएगा, आपको डीएल हॉस्पिटलो, डीएल हॉस्पिटलो ताकि याद आ जाएगा वो क्या बोलता है, उसका थोड़ा सा मीनिंग समझना, और मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ कि ऐसा एक्चुअली में क्या ही हो रहा है। आप एक बार इन क्वेश्चंस का जवाब कमेंट बॉक्स में देना। आगे बढ़े, अब आगे बात करते हैं कंटिन्यूटी की। किसकी? कंटिन्यूटी की। तो सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी आपको रियल में बता दूं। यस सर, सबसे पहले हम लोगों को कंटिन्यूटी आप लोग रियल एनालिसिस में बता दीजिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझ लीजिए आराम से, वो लेस देन एप्सिलॉन वो वाला मामला नहीं सीखेंगे अपन लोग, ठीक है? अपन लोग बहुत एकदम बढ़िया से डेफिनेशन करेंगे, और एग्जाम में जितनी अपनी डिमांड रहेगी उतना पक्का से कर रहे हैं। कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए अपने पास कोई वास्तविक फलन है, कोई भी वास्तविक फलन है, और उसके डोमेन यानी उसके प्रांत का एक बिंदु x बराबर में a मान लीजिए, z नोट जो भी है, रियल की बात करें तो x बराबर a मान लीजिए, x बराबर a पर कोई फलन सतत कब होगा? तो उसकी दो शर्त है विद्यार्थी गणों। पहली शर्त है कि x बराबर a पर, x बराबर a पर उसकी सीमा का अस्तित्व होना चाहिए, उसकी उसकी मतलब फलन की सीमा का अस्तित्व होना चाहिए, सीमा का अस्तित्व होना चाहिए, वो देख लेना हिंदी हिंदी बड़ा, अस्तित्व होना चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए, यानी x बराबर a पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसकी राइट हैंड लिमिट, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और दोनों की दोनों फाइनाइट वैल्यू। दूसरी बात सर, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कौन से वाले पॉइंट पे, x बराबर a पर बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, और उसके x बराबर a पर फंक्शन का एग्जैक्ट मान। ये तीनों की तीनों चीजें यदि बराबर होती है, साथ में इनका क्या होना चाहिए, परिमित मान। कैसा मान? परिमित मान, मतलब फाइनाइट वैल्यू, मतलब अरे कोई इन्फिनिटी वगैरह नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात ये, माइनस इन्फिनिटी वो बड़ा सी नहीं होना चाहिए, बस राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और फंक्शन की ए पर वैल्यू कितनी है। यदि तीनों चीजें, यानी ये तीनों की तीनों चीजें यदि बराबर होती हैं, तो प्यार से अपन लोग बोल देंगे कि सर वो जो गिवन फंक्शन था उसकी सर एक्स बराबर ए पर वो सतत है। और सर इसका ग्राफिकल मीनिंग समझे तो क्या है, सीधी सी बात है, उस पॉइंट पर जब अपन लोग y बराबर में एफ ऑफ एक्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें ना, तो x बराबर ए पॉइंट पर ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। याद करो y बराबर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सर x बराबर 1 पे टूट रहा था, राइट हैंड साइड में चले तो वो 2 पे जा रहा था, बीच में सर बहुत सारा गैप था, तो इसको बोलते हैं ब्रेक होना। डायरेक्ट एकदम कंटिन्यूस नहीं था ग्राफ, ब्रेक हो रहा था सर, 2 पे भी ब्रेक हो रहा था सर, वो तो -1 पे भी हो रहा था। डन। तो स्टेटमेंट बहुत शानदार है कि y बराबर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूर्णांक मानों पर सतत नहीं होता है, यानी असतत होता है। सतत नहीं होता है इसका मतलब असतत होता है, डिसकंटिन्यूस। बात समझ में आ गई? स्टेटमेंट बड़ा शानदार है, समझ लेना। बस इतना सा मामला था, किसमें किसमें था ये था सर रियल वाला। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो बात करो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, आ जाओ। बस कॉम्प्लेक्स में भी यही है कि सर हमारे पास में W बराबर एफ ऑफ जेड, अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स में, एफ ऑफ जेड मतलब यू एक्स कोमा वाई, एक बार छोड़ो रे इसको, इसको छोड़ो एक बार, कहीं टेंशन में आ जाओगे क्या, यू एक्स कोमा वाई क्या ही कर दिया अभी इसमें ना, ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, इधर अब
हमारे पास W बराबर एफ ऑफ जेड, मान लीजिए कोई क्या है, कॉम्प्लेक्स फलन यानी समिश्र फलन है, और इसके प्रांत के किसी बिंदु Z बराबर Z नोट पर हमें कंटिन्यूटी की बात करनी है, इसकी किसकी, सतत की बात करनी है। तो विद्यार्थी गणों, जो डेफिनेशन रियल एनालिसिस में थी, सेम डेफिनेशन डिट्टो कॉम्प्लेक्स में चमका कि सर उसकी राइट हैंड लिमिट, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसकी राइट हैंड लिमिट, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, और इसकी फंक्शंस की वैल्यू कौन से पॉइंट पे, सर सिर्फ जेड नोट पे बात करें, तीनों मान बराबर होने चाहिए, और मान कैसे होने चाहिए, फाइनाइट। कैसे मान होने चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए सर, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो वो फंक्शंस उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। सर सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया से एग्जाम्पल बता दो जो एग्जाम में आएंगे। चलो तो बात करते हैं बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल। चलो ठीक है, आ जाओ। अब मैं आपको ना एक बढ़िया सी एक सुंदर सी लिस्ट बताता हूँ, एक तैयार करते हैं। उससे पहले ना थोड़े बढ़िया बढ़िया से ग्राफ देख लेते हैं रियल एनालिसिस में। किसमें, रियल में। चलो सबसे बढ़िया मैंने ग्राफ बता दिया आपको, y बराबर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बता दिया सर, बता दिया, ठीक है। एक सुंदर सा ग्राफ और देख लो, सिग्नमैक्स का, और देख लो यार, हाँ, एग्जाम में आ ही जाता है। सिग्नमैक्स बड़ा प्यारा ग्राफ है, सिग्नमैक्स नाम ही तो कितना प्यारा है, देख लो। हाँ जी, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, इतने में देख लो आप, इतने में बन जाएगा इसका ग्राफ। देखो कितना बढ़िया है ना, इसकी जीरो पर वैल्यू होती है, जीरो। चलो ठीक है सर, यहाँ वैल्यू आ गई ना, तो सर नीचे यहाँ डॉट नहीं आ सकता, जस्ट जीरो की और नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये फंक्शन है, और फंक्शन के बारे में आपको पता है कि सर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक नियम पे काम करता है, प्यारा सा नियम, क्या क्या नियम है, पिजन होल प्रिंसिपल। दोबारा से बताना सर, इंग्लिश मीडियम वाले नहीं है सर, सारथी और पार्थ पढ़ के पास हुए हिंदी मीडियम के प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बताओ सर, पिजन होल प्रिंसिपल क्या है, अरे कबूतर कोष्ठ सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, कबूतर कोष्ठ सिद्धांत। क्या बोलता है कबूतर कोष्ठ सिद्धांत, बाद में बताएंगे, अभी नहीं, अभी के लिए नहीं, एक बार के लिए नहीं, माहौल थोड़ा अलग बन जाएगा, अदरवाइज अभी अपन लोगों को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करनी है। इतना सा बोलता है कि सर एक कबूतर है, वो एक कबूतर उड़ के सिर्फ एक ही कोष्टक में, एक बार के लिए सिर्फ एक ही कोष्टक में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है सर एक कबूतर उड़ के सर एक समय में दो कोष्टक में चला गया, ऐसा नहीं है। कैसे सर, सर इस साइड में समझ लो रे यार, चलो इस साइड में डोमेन, इस साइड में आपका एक और डोमेन। चलो सर डोमेन में सर प्यारे प्यारे कबूतरों को बिठा देते हैं, लो साहब, लो सर, ऐसा कैसे चलो, चलो रे ठीक है रे, ये लो, इधर लो रे, मैं कौन से आपको कबूतर बना के दिखाई दूंगा, इधर लो। इधर प्यारे प्यारे क्या है, पोस्टर रखे हुए हैं, बड़े बड़े से, बड़े बड़े से रखे हुए हैं, बड़े बड़े से। चलो सर कबूतर को उड्या, उड्या उड्या रे कबूतर मारे ना, ना गलत विचार आ रहे माइंड में ना, आफा सिक्स की तैयारी कर रहे हैं, हसो गाड़ो गुनगास का, उड्या उड्या रे कबूतर मारे, कोष्टक में बैठा, कटे बैठा, कोष्टक में बैठा, सिर्फ इतनी बात करें। यानी विद्यार्थी गणों, ऐसा नहीं हो सकता ना कि ये कबूतर उड़ा और उड़ के इस कोष्टक में भी आ गया उसी समय, और इस कोष्टक में ना सर, ऐसे देवी शक्ति नहीं है कि एक समय में एक कबूतर एक जगह ही आ सकता है, एक समय में, ऐसा नहीं है। इस कोष्टक में भी विद्यमान है और इस कोष्टक में भी विद्यमान है, दोनों ही अलग अलग कोष्टक है, तो विद्यमान नहीं हो सकता। लेकिन सर ऐसा हो सकता है कि ये कबूतर इसके पास चला जाए, जरूर, क्यों नहीं जा सकता, जरूर जा सकता है। ये कबूतर भी इसके पास जा सकता है, वो तो क्या पता इनकी दोनों की कैसा क्या माहौल है, दोनों के बीच में हो सकता है, कैसी अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में, कैसे वो बातें चीतें करके गए। तो ठीक है सर, ये कबूतर यहाँ जा सकता है तो ये भी जा सकता है, कोई बड़ी बात, सारे के सारे जा सकते हैं इस पोस्ट में, जरूर जा सकते हैं। विद्यार्थी गणों सेम डिट्टो यही मामला फंक्शन में होता है कि डोमेन के प्रत्येक बिंदु, डोमेन का प्रत्येक बिंदु को डोमेन के किसी न किसी बिंदु से, किसी न किसी पॉइंट से संबंधित होना चाहिए। यहां प्रत्येक नाम आएगा, एक भी पॉइंट डोमेन का छूटना नहीं चाहिए। जैसे आपने कबूतरों को उड़ाया, सारे के सारे कबूतर उड़ेंगे, एक भी कबूतर नहीं बचेगा, प्रैक्टिकल करके देख लेना। कोई मरा हुआ और वैसा वाला, अरे वो असित नहीं लेना रहे, ठीक है साहब, सारे के सारे उड़ेंगे। तो क्या सर एक कबूतर दो जगह पे जा सकता है क्या, ना, एक कबूतर दो जगह पे नहीं जा सकता, दो कबूतर एक जगह पे आ सकते हैं, सही है सर। तो ऐसा हो सकता है कि दो कबूतर एक जगह पे आ गए। सेम फंक्शन में मामला होता है कि डोमेन के बहुत सारे पॉइंट, सारे के सारे को डोमेन के एक पॉइंट पर में हो सकते हैं। लेकिन सर एक पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता, डोमेन का एक पॉइंट
को डोमेन के 2 पॉइंटों से यदि मैप्ड हो रहा है, समझ लेना फंक्शन नहीं है रे, समझ लेना फंक्शन नहीं है वो, ध्यान रखना इस बात का। तो ये था पिजन होल प्रिंसिपल, मोटा मोटा मैंने बता दिया, आपको पढ़ा हुआ है, ठीक है सर, मामला डन है। अब बात करते हैं सिग्नम, सर बात सिग्नम एक्स की चल रही थी। तो बेटा जीरो पे वैल्यू कितनी आएगी, इसकी जीरो है, नीचे यहाँ पे डॉट नहीं आ सकता, क्योंकि सर एक एक पॉइंट सिर्फ कोडोमेन के एक ही बिंदु पे मैप हो सकता है, क्योंकि ये फंक्शन है। क्या ये फंक्शन है, ठीक है सर। तो जीरो पे कितना हो गया, कितना हो गया, जीरो पे हो गया, जीरो पे है इसका जीरो, जीरो पर इसकी वैल्यू है जीरो, और सर बाकी सारी पॉइंटों पे इसकी यहाँ आ जाएगा सर्कल, क्योंकि यहाँ वैल्यू नहीं, बाकी सारे पॉइंटों पे इसकी वैल्यू रहेगी हमेशा वन। बाकी सारे जितने भी सर पॉजिटिव नंबर है उन पर वैल्यू रहेगी, वाई की वैल्यू रहेगी वन, और सर जितने भी सारे रियल नेगेटिव नंबर है उन पर वैल्यू रहेगी इसकी, सॉरी यहाँ आएगा सर्कल, यहाँ आएगा सर्कल, सारी लाइन जाएगी, ठीक है, कोई, और इधर आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1, यानी ये कहां से लेकर कहां तक डिफाइन है सर, ये फंक्शन है आर से आर डिफाइन है। तो समझो इसको कितने, जैसे ही x की वैल्यू जीरो आएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। सर x की वैल्यू जैसे ही वन रहेगी, यहाँ पे वन है, तब भी y की वैल्यू कितनी रहेगी, वन। सर टू पे भी कितनी रहेगी, वन। सर -5 पे, इधर आओ, -5 है, तब -5 पे वैल्यू रहेगी -1। सर -6 पे y की वैल्यू रहेगी, सिग्नम -6, यानी कितना मान देगा, हमेशा देगा -1, सीधी सी बात। तो इसकी रेंज क्या होगी, तो विद्यार्थी गणों इसकी रेंज होगी, आप लोग रेंज लिख सकते हो इसकी, इसकी रेंज होगी रे, रेंज, लो साहब, इसकी रेंज होगी, सिर्फ तीन ही पॉइंट आएंगे, -1 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और आ जाएगा वन, ये आ गई इसकी रेंज। सिर्फ जीरो पर वैल्यू जीरो देगा, बाकी सिर्फ जितने भी सारे पॉजिटिव रियल नंबर उन पर वैल्यू देगा वन, नेगेटिव रियल नंबर उस पर देगा -1। सर क्यों बताया इसका डायग्राम, अरे लिमिट में बड़ा काम ही आता है, कर देते हैं एक बार सवाल। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, सिग्नम x, राइट हैंड लिमिट है विद्यार्थी गणों, कितनी है बताओ, राइट हैंड साइड से चल के आएंगे जीरो के पास में। सर जब आप लोग यहाँ थे तो वैल्यू यहाँ है, सब जीरो के एकदम नजदीक थे, एग्जैक्ट जीरो पे नहीं, जीरो पे नजदीक थे, तो वैल्यू है कितनी है, वन है। तो विद्यार्थी गणों राइट हैंड, एक राइट हैंड, राइट हैंड लिमिट की किस पर, x बराबर जीरो पर, मान आ गया वन, और लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -1। तो सीमा का अस्तित्व नहीं है, कौन से पॉइंट पे x बराबर जीरो पर, जबकि राइट हैंड लिमिट का अस्तित्व है वन, लेफ्ट हैंड लिमिट का अस्तित्व है -1, x बराबर जीरो पर लिमिट का अस्तित्व नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। बाकी सारे पॉइंटों पे एक बात सर कंटिन्यूटी की चल रही थी, x बराबर जीरो पर, सर x बराबर जीरो के नेबरहुड में सर ग्राफ टूटा हुआ है, ये वाला ग्राफ नहीं, इधर इधर वाला न, कि ये ग्राफ है, ये तो सर वाई एक्स लाइन है, यहां से यहां तक जाने के लिए बीच में कोई लाइन नहीं है, ये वाई एक्स की तो दर्शाया गया है, बाकी ये ग्राफ क्या भाग नहीं है, ध्यान रखना इस बात के लिए। तो ग्राफ ब्रेक है, एक्स बराबर केवल जीरो पे, तो सुनना बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, कब, सिर्फ 12वीं लेवल का, सिर्फ रियल एनालिसिस में ये प्रश्न बन सकता है कि y बराबर सिग्नम x के बारे में कुछ कुछ पॉइंट दे देगा, जहां पे लिमिट के बारे में बात करेगा, जहां पे कंटिन्यूटी की बात करेगा, वो सवाल करेगा। तो ध्यान रखना, सिर्फ केवल और केवल एक ही बिंदु ऐसा है x बराबर जीरो, जिस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, x बराबर जीरो पर कंटिन्यूटी नहीं है, नहीं यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, बाकी सारे पॉइंटों पे जितने भी इसके पास में प्यारे प्यारे पॉइंट है, सब पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कंटिन्यूअस होगा, और साथ साथ में डिफरेंशिएबल होगा, मामला डन। ठीक है सब, दो ग्राफ हो गए, y बराबर में ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, और y बराबर में सिग्नम x का, थोड़े थोड़े ग्राफ सीख ली अभी भी, बहुत बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। तीसरा थोड़ा सा देख लेते हैं, y बराबर में साइन x, ताकि फिर देखो बहुत बढ़िया सी बात, एक y बराबर में cos x, सर आते हैं सर, आगे बढ़ो सर, थोड़ा सा देख एक बार के लिए, ये लो साहब साइन एक्स वाला, माहौल बढ़िया ना, अरे किधर गए रहे, ठीक, इधर देखो, ये लो साहब साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, रुको तो सही भाई, ठीक है, इधर आ जाएगा, इधर भी आ जाओ भाई, नहीं बना, ठीक है, ये y बराबर में साइन एक्स का, आप देख लेना यहाँ पे पाई/2 पर वैल्यू -1 है, और थोड़ा सा कितना सा ध्यान में रखना कि सर cos x का जीरो पर वैल्यू 1 होती है, तो cos x का यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
और इधर ऐसे, ये y बराबर में साइन एक्स और कोस एक्स के ग्राफ है, ठीक है। और सिमिलरली थोड़ा सा एक और देख लो आगे, सर y बराबर में e की पावर x का बना दो, y बराबर में किसका, y बराबर में e की पावर x का, किसका, y बराबर में e की पावर x का, तो e की पावर x का कितना हो जाएगा सर, इन्फिनिटी पर वैल्यू देगा कितनी, इन्फिनिटी, और x के माइनस इन्फिनिटी पर, जबकि सर x के माइनस इन्फिनिटी के नेबरहुड और x के पॉजिटिव इन्फिनिटी के नेबरहुड में वैल्यू कितनी रहेगी, इधर रहेगी 0 और इधर रहेगी इन्फिनिटी, तो इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और 0 पर वैल्यू होती है 1, सर कंटिन्यूस भी है, 0 पर वैल्यू, तो ये पॉइंट आ जाएगा x0,1, बस इतना सा ध्यान रखना, ये y बराबर में e की पावर x का है और e की पावर माइनस x का इस टाइप से हो जाएगा, मामला डन। बस इतने से ग्राफ बताऊंगा। अब क्या करना है सर, अब आपको एक सुंदर सी लिस्ट याद करनी है, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक सुंदर सी लिस्ट याद करनी है। बताओ सर क्या, क्यों याद करनी है, क्योंकि विद्यार्थी को यदि आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 4+ का क्वेश्चन आएंगे और यदि आपको 2 क्वेश्चन डायरेक्टली एकदम आपको ऐसे आधे मिनट में करना चाह रहे हो, तो लिस्ट को याद रखो, बहुत सुंदर लिस्ट है। यस सर, करवा दो तो सर फिर याद करवाई दो ना, तो ये एकदम सुंदर लिस्ट है। बताओ भाई सर कैसे सुंदर लिस्ट है, क्यों चमक दमक है ज्यादा, नहीं चमक दमक नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया पकड़ेगी ये लिस्ट। तो सबसे पहले आप लोग याद करो कि आपके पास एक पोलिनोमियल है, क्या है सर, पोलिनोमियल है, ठीक है जी। सर कितनी घात का है, सर एन डिग्री का है, और सर एन क्या चीज है बेटा, एन 0 भी इंक्लूड है और साथ में नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, ये बड़ा एन है, तो पोलिनोमियल है एन घात का, एन घात का, ठीक है साहब। सर पहले वाला क्या याद करना है, पोलिनोमियल है एन घात का, मेरे साथ साथ बोलो, पहले वाला फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल, कितनी घात का सर, एन घात का, और एन का याद रखना कि 0 शामिल है और साथ में प्राकृत संख्या शामिल है, ऐसा कोई बहुपद है। सर सुंदर सा एग्जाम्पल फटाफट से बता दो सर, y बराबर में x² + x+1, हाँ जी सर 2 घात का है, चलेगा सर, डन है मामला, सर चलेगा, ये चलेगा क्या सर, ये ना, यह कौन सा है, वो आफला का मान कौन सा है, ई पोलिनोमियल का मान x बराबर -1/2, न तो पोलिनोमियल है न अठिन मामलों को सेट हो रहे, तो कौन सा है, ठीक है साहब आगे बढ़ो। दूसरा नंबर को फंक्शन बताओ सर, आफा दूसरा नंबर को याद रख से y बराबर में sin x, y बराबर में sin x, सर ये जो थे अब लैंग्वेज बोलिए ना, आज थोड़ी सी ज्यादा समझ में आ रही है, तो मन बेरो है सक्का सा थे, लगभग लगभग थे सार फिर पार थी पर डेढ़ ग्रेजुएशन का मान तो था, अब यही समझ में आनी है, y बराबर में sin x, ठीक है सर। दूसरा नंबर को फंक्शन यही है पोलिनोमियल, y बराबर में ओ पोलिनोमियल, y बराबर का मान आ गया sin x। सर तीसरा नंबर को क्या याद करा, तीसरे नंबर को आफाते फंक्शन याद करो cos x, अब y बराबर को लिखना बार बार, सबसे पहले नंबर को अपड़ाकन फंक्शन है पोलिनोमियल, दूसरा नंबर को अपड़ाकन sin x, और तीसरा नंबर को अपड़ाकन cos x, और चौथा नंबर को इस साइड में से लिख लो, इस साइड में से लिख लो, वो है e की पावर x। अब मेरे साथ एक बार ए चारों का चारों फंक्शन बोलो, सबसे पहले नंबर को है पोलिनोमियल, सर दूसरे नंबर को है sin x, तीसरा नंबर को है सर cos x, चौथा नंबर को है सर e की पावर x। सर एक बार दोबारा बोल दो, पोलिनोमियल, sin x, cos x, e की पावर x। अरे यार एक सांस का मान बोलने से अपना, जैसे ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं कि y बराबर में सर sin थीटा cos थीटा ना, ऐसे बोलो साइन कोस टेन कोस एक्स एक कोट, ऐसे बस लहजा होना चाहिए एकदम, बहुत बढ़िया से एकदम ऐसे लगना चाहिए कि यार ये मैथ का आदमी, ऐसे थेटा थेटा बाद में बोलते जाएंगे क्या दिक्कत है, साइन कोस टेन कोस एक्स एक कोट, ऐसे सेम डिट्टो, ऐसे सर पोलिनोमियल साइन एक्स कोस एक्स e की पावर x, बीच में सांस उस लेना ही उन्हें, पोलिनोमियल साइन एक्स कोस एक्स e की पावर x, कितना होगा 4 होगा। आगे बढ़ू, आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर तक, 500 नंबर का आ जाओ भाई साहब, 500 नंबर वाला की बात करते हैं। 5 नंबर का जो फंक्शन आएगा वो बहुत बढ़िया सा है, उसको लिखते हैं y बराबर में 500 नंबर का आ जाएगा, y बराबर में, बस इतना से याद रखना लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या लीनियर कॉम्बिनेशन, सर दोबारा इंग्लिश वाली बात आ गई है, कौन समझ में आ रही है, चलो बात लीनियर कॉम्बिनेशन की थोड़ा सा वेट करो समझा देते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है विद्यार्थी को, मान लीजिए कोई अल्फा कोई संख्या है, यहाँ पे एफ आई एक्स कोई भी फंक्शन है, अभी बता देते हैं, बीटा कोई नंबर है रियल और प्लस माइनस दोनों हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन में, और एफ जे एक्स आ जाएगा। सर सबसे पहले तो ये अल्फा और बीटा बताओ, अल्फा और बीटा अपडेट रियल की बात करें तो एक बार के लिए रियल नंबर है, जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। अभी के लिए इतना से याद करो कि एफ आई एक्स और एफ जे एक्स के जो पीछे वाले अपन ने फंक्शन लिखे थे ना, तो उनमें से कोई एक है। सर एक एग्जांपल बता दो, जैसे y बराबर में हो गया 2 साइन एक्स, लिखा था क्या साइन एक्स, यस सर लिखा था, 2 नंबर पे बात करते हैं, प्लस 3 कोस एक्स, यस सर 3 नंबर पर कोस एक्स आ रहे हो, y बराबर में 2 साइन एक्स + 3 कोस एक्स,
ठीक है सर, ये चलेगा क्या? 2e⁻x प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, जी चलेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है चारों में से कोई भी फंक्शन लाओ, प्लस माइनस लगा दो बीच में और साथ में कांस्टेंट नंबर दे दो, कोई भी वास्तविक संख्या की, तो वो चलेंगे। तो पांचवें नंबर पे क्या आ गया? पांचवें नंबर का है लीनियर कॉम्बिनेशन। सब दोबारा से याद करवा दो। पॉलिनोमियल, साइन एक्स, कोस एक्स, e⁻x और लीनियर कॉम्बिनेशन। एक बार हुआ पॉलिनोमियल, साइन एक्स, कोस एक्स, e⁻x, लीनियर कॉम्बिनेशन। 6 नंबर पे आ जाओ। सर 6 नंबर पे क्या है? 6 नंबर पे याद करो मल्टीप्लीकेशन। सर जोड़ वाक्य तो आ गया, गुणा तो लिए हुए बने, जरूर आप ले रहे हैं ना। मल्टीप्लीकेशन लो साहब, मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं सर। किको मल्टीप्लीकेशन, सर कौन से फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होगा? आपने जितने भी सारे पीछे 500 फंक्शन लिख दिया ना, उनका मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो सर लिख दो। अल्फा कोई रियल नंबर है एफ आई एक्स, और सर एफ जे एक्स, मामला डन। ठीक है सर, किसके बराबर? एक बार के लिए वाई के बराबर। सर सुंदर सा एग्जांपल बता दो इसका, इधर लिख देते हैं। लो, वाई बराबर में साइन 2x। कैसे सर? साइन 2, सर एंगल एंगल चेंज कर दिया, कर देते हैं, माहौल है। 2 sin x cos x, हाँ सर 2 आ गया रियल नंबर। सर sin x है अपने पास, सर cos x है। पीछे वाले में से आ रहे हैं, पीछे वाले मतलब 1 से लेकर 5 में से ही कोई फंक्शन आ रहा है यहाँ पे। तो 6 नंबर पे अपन लोग बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। दोबारा बोल दो सर, बार बार क्यों बोले जा रहे हो? मकसद है क्लास की क्लास में याद हो जाए, बाद में कुछ नहीं याद करना है, रिवीजन रिवीजन कुछ नहीं करना है, मामला यही सेट हो जाएगा। इसलिए याद करवा रहा हूं, इतनी इंपॉर्टेंट लिस्ट है कि काम आएगी आएगी। 12वीं क्लास में आप लोग लिमिट करनी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ोगे, वहां काम आएगी। रियल एनालिसिस में फिर से टॉपिक है, वहां काम आएगी। कॉम्प्लेक्स में तो वहां कितनी जगह काम आ रही है सर? 3 जगह काम आ रही है। फिर तो सर याद करवा दो, करवा ही दो सर। याद करो, पोलिनोमियल, साइन एक्स, कोस एक्स, e⁻x, लीनियर कॉम्बिनेशन और मल्टीप्लीकेशन। कितना होगा? 6 होगा सर। 7वां नंबर पर आ जाओ। 7वां नंबर की बात करा, 7वां नंबर, 7वां नंबर के सर कितने हैं ऐसे? ये तो अरे 8 एक 9 की ज्यादा बने, 9 ही लास्ट, 9 ही बस। ठीक है, 7 नंबर वालों की बात करो। सर कैसे? 1 की पावर समथिंग ऐसे याद करें। चलो 1 की पावर समथिंग, सर यो के नाम आगो समथिंग समथिंग। 1 की पावर समथिंग का मतलब है समथिंग अपडेट है, बहुत शानदार सो शब्द है। इको मतलब है एक को लेके 6 तक जितना भी सारा फंक्शन आ रहा है, बामुसु कोई एक अठे आ क्या जाए सर। जैसे फॉर एग्जांपल सर, 1 की पावर sin x, मामलो डन। ठीक है सर, चलेगा, डन। सर y बराबर में 1 की पावर 10x ना, पुण्य है ही पुण्य 10x पुण्यास्कर। 7वें नंबर फंक्शन के पास में y बराबर में 1 की पावर 10x नहीं आ सकता, ध्यान रखना इस बात का। तो सर ये चलेगा क्या? y बराबर में 1 की पावर कोटेक्स ना बनाना, कोटेक्स है ही ना बनाया। 7वां नंबर का वो कौन सा? तो सर वो चाल से कि y बराबर में 1 की पावर sin 2x, हाँ चलेगा, जोड़ेगा। सर sin 2x है क्या? जरूर है, मल्टीप्लीकेशन में जरूर है। y बराबर में 1 की पावर 2 sin x cos x, हाँ सर चलेगा सर, डन है मामला। तो 1 की पावर समथिंग 7 नंबर। सर दोबारा बोल दो, पोलिनोमियल एंड डिग्री को सुंदर साइन एक्स, कोस एक्स, e⁻x, लीनियर कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लीकेशन, 1 की पावर समथिंग, मामलो डन। 7 होगा सर, याद होगा सर, साथ ही साथ अच्छा दिन याद ही को नहीं हो रहा सर। चलो 8वां नंबर को आ जाओ। 8वां नंबर देखो, 8वें नंबर वाला फंक्शन है y बराबर में एफ आई एक्स और डिवाइड में 1 की पावर समथिंग। वापिस सर कोई समथिंग आ गया, हाँ जी ये आ गया है 1 की पावर में समथिंग वाला। तो y बराबर में y बराबर में एफ आई एक्स। सर एफ आई एक्स क्या है? 1 से लेकर 7 तक कोई भी हो सकता है। जैसे सर, और डिवाइड में सर 1 की पावर समथिंग है, अरे समथिंग शब्द का मतलब है 1 से लेकर 7 तक कुछ भी अपने वाले में से, अपनी लिस्ट में से। सर चलेगा कि ये? हाँ जी, ये 8वें नंबर पर दौड़ेगा। बताओ तो सही सर, 1 मिनट देखो ये लाइन इधर, इधर आ जाओ, इधर। y बराबर में साइन एक्स 1 की पावर कोस एक्स, चलेगा जी। साइन एक्स है अपने पास है सर, 1 की पावर कोस एक्स है, हाँ जी सर है। समथिंग में कोस एक्स आता है सर, अन्य मामला चलेगा सर। तो y बराबर में 1/x 1 की पावर x चलेगा क्या? सर ये 1 की पावर x तो ठीक है, लेकिन सर 1/x को पोलिनोमियल की तरह बिहेव करेगा ना। सर x की घात -1 आ गई, पोलिनोमियल सेट को नहीं हो रही ना। तो पोलिनोमियल वाला सीन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं चलेगा 8वें नंबर में। सर ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप हमें कौन सा फंक्शन काम करेगा कौन सा नहीं करेगा साथ साथ में ये भी बता रहे हो, बाकी नहीं बताते। चलो 8 हो गए, आ जाओ 9 नंबर पे आ जाओ। चलो लास्ट वन, बस लास्ट है, टेंशन वाली बात है। y बराबर में
एफ आई एक्स अपॉन एफ जे एक्स। लेकिन याद रखो साथ में सर ये फंक्शन जब जब काम नहीं करेगा जब जब एफ जे एक्स मतलब 1 से लेकर 8 तक कोई भी एक फंक्शन आ जाए, लेकिन सर एक्स के उस पर्टिकुलर वैल्यू पर एफ जे एक्स के जो मान है जीरो नहीं होना चाहिए। और सर जीरो हो गया तो थोड़ा जीरो हो जाएगा ना, जैसे ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? जीरो हो गया तो फिर मामला सेट नहीं होगा, फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है सर, नौ तक हो गया। सर दोबारा बता दो एक बार, लगाओ स्टार लगाओ, वो लिख लो इनको। पोलिनोमियल एंड डिग्री का साइन एक्स कोस एक्स ई की पावर एक्स लीनियर कॉम्बिनेशन मल्टीप्लीकेशन ई की पावर समथिंग समथिंग अपॉन ई की पावर समथिंग समथिंग बटे में समथिंग, बस मामला डन है। लेकिन नीचे वाला समथिंग जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों लिखवाई सर ये लिस्ट? अब सुनना, इस लिस्ट सुन लिस्ट क्यों नाम दिया, इसकी खास बात देखो, इंपोर्टेंट है। अब देखना, एक से लेकर नौ तक जितने भी मैंने फंक्शन आपको बताए इनकी सबसे खास बात देखना। खास बात क्या? सबसे पहले वाली खास बात कि सर ये जितने भी सारे एक से लेकर नौ तक फंक्शन है वो सर आर, इनका डोमेन सबसे इंपॉर्टेंट है, रियल नंबर है। सर क्या? सर डोमेन वास्तविक, वास्तविक रियल एनालिसिस में बात करें तो इनका डोमेन कितना आ जाएगा? सर ये वास्तविक नंबर है, रियल पूरा का पूरा आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है सर, किसी भी पॉइंट पर इनको तकलीफ नहीं है, एक से लेकर नौ तक बाकायदा। इसकी एक कंडीशन थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है सर, बात तो सही है सर। तो सबसे कितना सुंदर सा डोमेन आ गया, इतना बड़ा होता ही नहीं है हर किसी का, पर एक से लेकर नौ तक ये फंक्शन का डोमेन है। बस लास्ट वाले नौ वाले में ध्यान रखना, आप ऐसे कर लो, एक से लेकर आठ तक में कोई तकलीफ नहीं है, डोमेन में रियल नंबर है। दूसरी बात, इनके डोमेन में आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, सब पे लिमिट का अस्तित्व होगा। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि तो इनके प्रांत में, यानी प्रांत मतलब वास्तविक संख्याओं में कोई भी एक बिंदु ले लो और आपको पता है लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, तीनों की तीनों चीजें पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है। ये भी बहुत बढ़िया बात है सर। जब एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक बार के लिए रुको सर, एनालिटिक एनालिटिक कैसा नाम ले रहे हो? अरे विश्लेषक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तब थोड़ा सा अलग माहौल सेट करेंगे। तब तक के लिए ये तीनों चीजें क्या है? पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी। सर पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी का मतलब, अरे एक एक बिंदु को लेके बात करें सर, इस बिंदु पे लिमिट का अस्तित्व है जी सर, इस बिंदु पर सर कंटिन्यूटी डन सर, इस बिंदु पर डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, ठीक है सर। तो मैंने क्या कहा कि इनके प्रांत, इसका प्रांत मतलब वास्तविक संख्याओं के प्रत्येक बिंदु पर सर इसकी सीमा का अस्तित्व है। दूसरा पॉइंट सर, तीसरा बताऊं, प्रत्येक बिंदु यानी प्रांत के प्रत्येक बिंदु यानी वास्तविक संख्याओं पर ये सारे के सारे एक से लेकर आठ और नौ वाले को कंडीशन सहित शामिल कर लिया जाए तो सारे के सारे सतत है। सर आंख बंद करके बता देना सतत है, चेक ही नहीं करना है, चेक भी नहीं करना है। सर यहाँ तक तो ठीक है सर, डिफरेंशियल भी है ये। सर अवकलनीय भी है, जी हाँ, अवकलनीय भी है। इनके प्रांत यानी 4 नंबर पॉइंट क्या है? अपने प्रांत के किसी भी बिंदु यानी वास्तविक संख्याओं पर, किसी भी वास्तविक संख्याओं के किसी भी बिंदु पर एक से लेकर आठ और नौ को कंडीशन सहित शामिल कर लिया जाए तो ये प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय भी है। कैसे है सर? अवकलनीय भी, अवकलनीय भी है। अब तो सर मजा आ गया। मजा कैसे आ गया? जब जब विद्यार्थी गणों अपनी लिस्ट में से कोई क्वेश्चन आता है, आंख बंद करेगी, मतलब थोड़ा तो खुला रखना है, सिर्फ प्रॉपरली बंद नहीं कर देना, ऑप्शंस को पढ़ना है और देखना है, सतत आ रहा है टिक मारो, कंटिन्यूअस डन मामला, सर डिफरेंशिएबल मामला सर डन टिक मारो आगे बढ़ो, और सर लिमिट का एग्जिस्ट सर मामला डन है। सर अब आपको कैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, बता तो दो सर कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ गया कि आपके पास ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है e की पावर cos 2x अपॉन अपॉन e की पावर x, x बराबर पहला ऑप्शन x बराबर 0 पर लिमिट का अस्तित्व है, डन सर अपनी लिस्ट में से डन मामला। x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत है, डन सर। x बराबर 1 पर दिया गया फलन अवकलनीय, सर डन मामला डन। देखना चेक ही नहीं करना है, बस लिस्ट को तैयार रखो। मैंने कर लिया ना चेक, इनको मैंने कर रखा है इनको चेक, आप टेंशन मत लो, आप सुव्यवस्थित तरीके से याद कर लो। ठीक है सर, आगे बढ़े। ठीक है, अब सर ये क्यों बताइए, चलो आप बात करते हैं, इसलिए बताइए। अब देखना, सेम डिटो जहां जहां एक्स है ना, वहां वहां माइंड में सेट कर लो जेड इस वाली लिस्ट में, और थोड़ा सा डोमेन को बढ़ाओ यार। क्यों सर? रियल की बात थोड़ी करें सर, कॉम्प्लेक्स की बात करें तो स्टार लगाओ, सुंदर सा लगाओ स्टार। अब बात करें इनका डोमेन तो बढ़ाओ रे सी, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे की पूरी,
और सर क्या बढ़ाएंगे, एक मिनट। हाँ जी, अपन लोग बात कर रहे थे इस वाले क्वेश्चन में कि सर जैसा कि ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर में ए की पावर कोस टू एक्स अपॉन ए की पावर एक्स। तो क्या पूछा, सबसे पहले वाले ऑप्शन में था कि एक्स बराबर जीरो पर क्या लिमिट एग्जिस्ट करे, तो डन, एग्जिस्ट करनी है। एक्स बराबर जीरो पर कंटिन्यूअस है, जी सर कंटिन्यूअस है। एक्स बराबर वन पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो अपने वाली लिस्ट में से आ रहा है, और जब जब अपने वाली लिस्ट में से आएगा हमें उसके डोमेन के किसी भी मान पर, यानी कि आर की किसी भी वैल्यू पर सतत भी होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और वो डिफरेंशियल भी होगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब बात करते हैं इस पे सर। सर रियल में बात करें कॉम्प्लेक्स में, सर बात तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की हो रही है, तो आ जाओ कॉम्प्लेक्स में आ जाओ। आपको कुछ नहीं करना, जहां जहां एक्स है, क्या, जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां पे जेड कंसिडर कर लो। और सर एक डोमेन ले लो, डोमेन, डोमेन क्या लेंगे सर, रियल की जगह किसे रिप्लेस कर दो सर, कॉम्प्लेक्स के रिप्लेस कर दो। क्या हो गया, डोमेन को सर कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस कर दो, और सर एक्स की जगह जेड ले लो, क्योंकि जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक्स वहां पे क्या, रियल नंबर है। ऐसे कंसिडर करो, लेट करो, ठीक है सर। तो अपनी वाली जो सुंदर लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, अब सुना ढंग से सुना सर, पोलिनोमियल एंड डिग्री, किसका पोलिनोमियल सर, जेड का पोलिनोमियल। सर सेकंड साइन जेड कोस जेड e की पावर जेड, लीनियर कॉम्बिनेशन मल्टीप्लीकेशन e की पावर समथिंग, यानी e की पावर साइन जेड e की पावर कोस जेड e की पावर साइन टू जेड e की पावर जेड, ऐसा चलेगा। समथिंग अपॉन e की पावर समथिंग, यानी साइन जेड अपॉन e की पावर कोस जेड। एक ले लो, कोई भी ले लो, कि सर W बराबर में एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन ई की पावर जेड। और कल को ये क्वेश्चन आ जाए आपसे पूछ ले कि क्या जेड बराबर जीरो, यानी जीरो कहाँ आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहा है, ठीक है सर, सी का सी पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सेट आ गया। क्या पहला ऑप्शन जेड बराबर जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यस सर करेगी। जेड बराबर जीरो पर कंटिन्यूअस है, यस सर कंटिन्यूअस है, अरे बेझिझक तरीके से करो आप, कंटिन्यूअस है। और सर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप डायरेक्ट पुट कर दो, आप z बराबर में जीरो यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो, वैसे लिमिट में पुट नहीं कर सकते डायरेक्ट, लेकिन यहाँ गिवन फंक्शंस कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस इसका मतलब क्या है कि z बराबर जीरो पर जो वैल्यू फंक्शंस की आ रही है वही तो राइट हैंड लिमिट की आ रही है, और सर वही वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की आ रही है, इसलिए सर से वो राइट हैंड लिमिट पूछ रहा है, या सर से लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ रहा है, या फिर सर उस पॉइंट पर वैल्यू पूछ रहा है, तीनों की तीनों चीजें बराबर होगी, क्योंकि गिवन फंक्शन हमारी वाली लिस्ट में से है। मामला डन। तो z बराबर जीरो पर लिमिट का अस्तित्व करेगा, और साइन जेड जीरो जीरो वन है, जीरो यहाँ पे आगे वन तो आ जाएगी, लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जीरो पर कितनी है, जीरो, और मान आ जाएगा इसका जीरो। यस सर, सर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। सेकंड और तीसरा z बराबर जीरो पर, z बराबर जीरो पर, z बराबर जीरो पर, z बराबर जीरो पर, z बराबर जीरो पर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल भी होगा, थर्ड ऑप्शन ये। और फोर्थ आ जाएगा कि z बराबर वन पर अवकलनीय नहीं है, तो क्या बोलोगे, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि अवकलनीय नहीं है ऐसा बोला है, जबकि अवकलनीय है। समझ गए, मतलब ये लिस्ट रियल एनालिसिस में भी काम करेगी, और ये लिस्ट जब जब x बराबर z हो जाएगा और डोमेन पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में काम करेगी। मामला डन, ठीक है सर आगे बढ़ो। अच्छा सर यहाँ तक तो ठीक है। अब सर बात करते हैं कि एग्जाम में कंटिन्यूटी पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कोई प्रश्न पूछा जाता है क्या, हर बार पूछा जाता है, दो तीन बार पहले पूछ लिया, आगे भी पूरी पूरी संभावना है। सर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आया आज के बाद में, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, स्टार लगा लो, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कंटिन्यूटी का, आप सबसे पहले उस पर्सन को पढ़ो और स्माइल करो। क्यों सर, का या तो पर्सन अपने वाले लिस्ट में से आएगा या थोड़ा सा लिस्ट से हटके आएगा, लेकिन कैसा भी हो अपना क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ में करेक्ट होगा। मान लीजिए यदि कोई पर्सन, कोई भी क्वेश्चन है अपनी वाली लिस्ट में से आ रहा है, तब तो बस वो वाला पॉइंट डोमेन में होना चाहिए, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, कंटिन्यूअस भी होगा, और साथ ही साथ डिफरेंशियल भी होगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। लेकिन सर कोई प्रश्न इस तरीके से आ जाए तो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, यहाँ आ गया जेड इस पे, ये बोल रहा है कि भाई साहब जेड नॉट इक्वल्स टू आयोटा, और यहाँ आ गया जीरो, और यहाँ आ गया जेड इक्वल्स टू आयोटा, कॉम्प्लेक्स में बात करूंगा मैं, और पूछ रहा है जेड बराबर आयोटा पर सतत है क्या,
सतत है क्या? ठीक है साहब, प्रश्न पूछा, आ गया स्टेटमेंट आया हुआ है, कर लेते हैं बात। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो सर, डायरेक्ट लिस्ट में से तो नहीं है, अदरवाइज तो बोल देते जेड बराबर आयोटा पर क्या, वन प्लस आयोटा पर भी सतत है। आप तो सर आयोटा की बात कर रहे हो, डन है मामला। एफ ऑफ जेड को पढ़ो, सबसे पहले पढ़ो ये फंक्शन जेड स्क्वायर कब बनेगा, जब इसकी वैल्यू आयोटा नहीं है तब बिहेव करेगा जेड, एफ ऑफ जेड बराबर में जेड स्क्वायर के रूप में। जिस दिन जेड की वैल्यू आयोटा हो जाएगी एफ ऑफ जेड बन जाएगा जीरो। ठीक है साहब, तो कैसे करते हैं, सतत के लिए क्या है सर, उसकी राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं सर, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, और सर उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ आयोटा निकाल लेते हैं, एफ ऑफ आयोटा जेड बराबर में जैसे आयोटा पुट किया फंक्शन की वैल्यू है जीरो। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट, किसकी, राइट हैंड लिमिट। तो क्या जाएगा, लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब है कि z कभी भी आयोटा के बराबर नहीं है, आयोटा से थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा कम है। तो मुझे बताओ फंक्शन कौन सा आएगा सर, जब जब z बराबर आयोटा है तब तो जीरो है, और जैसे ही z बराबर आयोटा नहीं है फंक्शन है जेड स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर। अब देखो ढंग से, ये अपनी लिस्ट में से है ना, प्रश्न ये है अपने लिए अब कि सर इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी है, किसकी, जेड स्क्वायर की, कौन से वाले पॉइंट पर सर, जेड टेंड्स टू आयोटा पर, सर लिस्ट में से है सर, कंटिन्यूस भी डिफरेंशिएबल भी तकलीफ ही नहीं है, इसलिए लिस्ट याद करवा रहा था। ये आ गया ना जेड स्क्वायर, क्यों सर, पोलिनोमियल है, कितनी घात का, दो घात का। तो सर क्या राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें ना, क्यों टाइम वेस्ट करें, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, क्यों सर कंटिन्यूस है। तो बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। क्या है सर ये -1, ये विद्यार्थी गणों आई राइट हैंड लिमिट की वैल्यू -1, लेफ्ट हैंड लिमिट की भी वैल्यू -1 है। और क्या सर, ठीक है साहब, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 है, और सर फंक्शन की वैल्यू है जीरो। ये आयोटा पर कब सतत होता है, जब तीनों के तीनों मान बराबर होते हैं और फाइनाइट वैल्यू होती है। सर तीनों के तीनों मान तो बराबर नहीं है, तो बेटा क्या सतत है क्या, नहीं साहब। आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना कि साहब जेड बराबर आयोटा पर सतत कोन्या, सतत नहीं है, कोन्या ना सतत नहीं है। ठीक है, ठीक है मामला सर, ठीक है। अब बात करते हैं अवकलन नेता की। अब आ जाओ, सबसे पहले अब बात करते हैं अवकलन नेता की। अवकलन नेता, इस अवकलन का मतलब है डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। सर उसी प्रकार पढ़ाना जैसे सर लिमिट सबसे पहले आपने रियल में बताई, ठीक है, उसके बाद में सर आपने कंटिन्यूटी पढ़ाई, सबसे पहले आपने रियल में बताई कॉन्सेप्ट, फिर लेके गए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। सेम सर एक बार थोड़ा सा रियल में बता दो मामला कि डिफरेंशिएबिलिटी का क्या, तो बता देते हैं आपको। मान लीजिए आपके पास में एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, और वो x बराबर a पर अवकलनीयता की बात कर रहा है। तो मैं दो टाइप से बताता हूं, एक तो ग्राफ के माध्यम से, तो ग्राफ के माध्यम से देखना, सबसे पहले ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास सर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो कि x बराबर a पर अवकलनीय है, कब होगा, यदि विद्यार्थी गणों उस फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो आप देखो और पाओ कि x बराबर एक के आसपास उसके नेबरहुड में ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए। पहले सर पहली वाली सर, x बराबर एक के प्रतिवेश में ग्राफ क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात सर, x बराबर ए पर भी सतत होना चाहिए कि हाँ उस पॉइंट पे भी सतत होना चाहिए, ऐसा नहीं है उसके साइड में और उसके लेफ्ट में आप लोग क्या सर वहां तो सतत है, उस पॉइंट को भी साथ में लिया, उसके नेबरहुड में तो खुद पॉइंट आ गया। और x बराबर ए पर ग्राफ में, x बराबर ए पर ग्राफ में, ग्राफ में सर्प पॉइंट नहीं आना चाहिए। कैसा पॉइंट, शार्प पॉइंट नहीं आना चाहिए। शार्प पॉइंट का मतलब है कि नुकीला पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो सर कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए बेटा। जैसे सर बता दो सर, एक ग्राफ ड्रॉ करके आ जाओ। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं y बराबर में मोड x की, और y बराबर में मोड x का ग्राफ कैसे होता है, आपको सबको पता है सर, ये होता है, ठीक है। ये लो साहब, ये x बराबर 0 पर 0, बाकी सब 1 पे 1, -1 पे 1, ठीक है मामला डन। ये x वाली लाइन है, इतना सबको पता है। तो x बराबर 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं कि क्या सर x बराबर 0 पर ये अवकलन नहीं है क्या।
तो चेक करते हैं कि x बराबर 0 पे अवकलनीय है नहीं, सिर्फ ग्राफ के माध्यम से। हाँ जी सर, x बराबर 0 के नेबरहुड में, तो ये सर इसका नेबरहुड हुआ, और इसके नेबरहुड में ग्राफ सर ये है, तो सर यहाँ तो कंटिन्यूस है, कहीं भी ग्राफ टूटा हुआ नहीं, तो फर्स्ट वाली कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई है, लागू होती है। ठीक है साहब। सर द्वितीय कंडीशन क्या थी? x बराबर 0 पर ग्राफ में नुकीला पॉइंट नहीं होना चाहिए। आओ करो टच। यस सर किया टच, आते ही 0 के पास देखो, ये रहा, ये सर नुकीला पॉइंट है। इससे खतरनाक नुकीला पॉइंट सर ग्राफ देखा ही नहीं हमने, तो है, तो इसका मतलब नुकीला पॉइंट है, तो क्या हुआ? x बराबर 0 पर मोड x कभी अवकलनीय नहीं। इसीलिए तो विद्यार्थी गणों, आप लोग कभी ऐसा नहीं देखते हो d/dx मोड x। यदि आपने इसका प्लस माइनस आंसर भी देखा है, तो साथ में ये कंडीशन भी देखिए कि x नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों सर? आज पता चल गया ना। ठीक है, मामला डन। ये तो था सर रियल में, बस ये डेफिनेशन थी, इतना से कम करो। अब सर बात करो कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, एक मिनट रुको, पानी पी लेता हूं। देखो, हाँ जी, अब आ जाओ। अब किसमें बात करेंगे? अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अवकलनीयता को, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अवकलनीयता को, अवकलनीयता को तीन प्रकार से पढ़ेंगे। कितने तरीके से? तीन प्रकार से। किसमें? किसमें? कॉम्प्लेक्स में। किसमें सर? कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में कितने प्रकार से पढ़ेंगे? तीन प्रकार से। सर पहले प्रकार, पहले वाला तो एक तो पढ़ेंगे विद्यार्थी को परिभाषा के माध्यम से। यहां से प्रश्न पक्का आएगा, स्टार लगा दो। पीछे वाली चीजें आप मिस भी कर रहे हो तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अवकलनीयता से 100% क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की ऐसे शुरू हो गई है। समझाने का काम मेरा है, समझने का काम आपका है। परिभाषा से एक तो पढ़ेंगे, परिभाषा के माध्यम से किसको सर? अवकलनीयता को। दूसरा किससे पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे विद्यार्थी गणों कोशी रीमान इक्वेशन से, CR इक्वेशन, कोशी रीमान, कोशी रीमान समीकरण की सहायता से, समीकरण की सहायता से। हाँ जी, ठीक है। एक पढ़ेंगे परिभाषा के माध्यम से, एक पढ़ेंगे कोशी रीमान समीकरण की सहायता से, एक पढ़ेंगे, एक किसे पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे यदि फंक्शन z बार के फॉर्म में, यदि फलन, कौन सा फलन? समिश्र फलन। यदि फलन w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, z बार के पदों में, z बार के पदों में, तब पढ़ेंगे। यानी अवकलनीयता को हैंडल करेंगे तीन प्रकार से। कौन कौन से? एक परिभाषा के माध्यम से, एक भाई साहब CR इक्वेशन के माध्यम से, एक पढ़ेंगे यदि एफ ऑफ जेड जेड बार के पदों में है, तब पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि सर डेफिनेशन के माध्यम से कैसे पढ़ेंगे। तो आ जाओ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करो दो सर कि परिभाषा के माध्यम से कैसे पढ़ेंगे। तो आओ सबसे पहले परिभाषा के माध्यम से बताता हूं। सबसे पहले, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक और पढ़ लो कि सर सम्मिश्र फलन को कैसे हैंडल करेंगे। मान लीजिए विद्यार्थी को कोई फलन है w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, सम्मिश्र फलन है। तो आज के बाद, यानी मतलब जस्ट अभी समय के बाद में, हमेशा इसको इस तरीके से देखेंगे, इस नजरिए से देखेंगे कि u x कोमा y का कोई फलन है प्लस आयोटा v x कोमा y का कोई फलन है। इस प्रकार से अपन लोग समिश्र फंक्शन को पढ़ेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को w बराबर एफ ऑफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई के फॉर्म में पढ़ेंगे। मामला डन। सर बता दो कि कैसे किसी फलन में u को पहचाने, कैसे किसी फलन में v को पहचाने। तो चलो देखते हैं कैसे पहचाने। सबसे पहले एक सुंदर सा एग्जांपल लेते हैं कि सर w बराबर में है जेड स्क्वायर। क्या है w बराबर में? जेड स्क्वायर। क्या है w बराबर में? जेड स्क्वायर। तो चलो सर जेड स्क्वायर कैसे लिखेंगे? सर x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर लिख दो। x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर कर दो सर, ओपन कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान रखना ना माइनस आएगा, प्लस 2xy और आयोटा। ठीक है, हाँ जी सर, अब दिख रहा है सर। यहां सर ux को वाई हमारा हो जाएगा, यानी वास्तविक भाग हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यस सर।
और विद्यार्थी गुणों v हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2x और y। ठीक है सर, बात तो सही है सर, मामला डन है। ठीक है, आयोटा का गुणा कितना आ गया 2x और y। ठीक है, हो गया। पहचान करने आने लगी। किसी भी समीसर फलन में आपको u कैसे पहचानना है और v कैसे पहचानना है, इस प्रकार से पहचान। आ गया सर, समझ में आ गया? आगे बताओ, एक और ले लो सुंदर सा एग्जांपल एक बार के लिए। सर पढ़ तो अवकलनिता रहे थे, लेकिन एक बार के लिए बीच में थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि किसी समिश्र फलन में u और v को कैसे पहचाने, ताकि डेफिनेशन जैसे बताऊं तो आपको कोई तकलीफ नहीं। एक और ले लो सर सुंदर सा एग्जाम्पल, लो साहब। सर W बराबर में 1 की पावर Z ले लो। यस सर, ले लो, कोई तकलीफ नहीं। क्या लिख दो इसको, 1 की पावर x प्लस आयोटा वाई। यस सर, लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। आधार समान होते हैं तो गाते जुड़ जाती हैं, कब? जब गुणा हो। 1 की पावर x 1 की पावर आयोटा वाई। यस सर, इसको सर ओलिक फॉर्म में लिख दो। 1 की पावर x, इसको लिख दो सर कोस y प्लस आयोटा साइन y। ठीक है सर, तो यहां देखो u कितना आ जाएगा, ux को आ जाएगा 1 की पावर x कोस y, क्योंकि जैसे ये गुणा होगा तो वास्तविक भाग ये हो जाएगा और इसका काल्पनिक भाग यानी वी एक्स कोमा वाई आ जाएगा 1 की पावर x साइन y। ठीक है सर, आ गया सर समझ। किसके लिए? ये 1 की पावर z के लिए। ठीक है, मामला डन है। दोनों ही चीज समझ में आ गई। सेम आप w बराबर में साइन z को लोगे, तब आपके पास में u आ जाएगा साइन x कोस हाइपरबोलिक y, और v आ जाएगा कोस x साइन हाइपरबोलिक y। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, ओके, आगे बात समझ में आ गई, मामला डन। ठीक है सर, यू भी पहचान करने आने लगी और वी भी पहचान करनी। अब आ जाओ किस चीज के लिए, अब आ जाओ सर अवकलनता में आ जाओ। सर आप परिभाषा बता रहे थे, ठीक है, किसकी? सर अपने पास W बराबर में एफ ऑफ जेड नाम का कोई समिश्र फलन है सर, और इसके प्रांत में z बराबर z नोट पॉइंट पर, z बराबर z नोट वाले बिंदु पर इस फलन की सर अवकलनीयता की जांच करनी है, तो सबसे पहले परिभाषा के माध्यम से करते हैं। करें सर? ठीक है, सबसे पहले वाली शर्त विद्यार्थी गणों कि दिया गया फलन W बराबर एफ ऑफ जेड z बराबर z नोट पॉइंट पर, z बराबर z नोट बिंदु पर सबसे पहले क्या होना चाहिए सर? सतत होना चाहिए। बिंदु पर क्या होना चाहिए सर? सतत होना चाहिए। सतत का मतलब मैंने रियल में बता दिया, मामला डन। ठीक है सर, सतत होना चाहिए। दूसरी कंडीशन बताओ, दूसरी बड़ी प्यारी है, दूसरी बड़ी प्यारी है, दूसरी बड़ी प्यारी है। ठीक है, एफ डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड। ठीक है, जेड बराबर जेड नोट बिंदु पर क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। दूसरी बड़ी प्यारी। मैं एक थोड़ा सा हटके ना एक नया फंक्शन बनाता हूं। एक फंक्शन है एफ सच दैट एफ जिसका डोमेन है सी माइनस जेड नोट। ठीक है सर, डोमेन में से मैंने जेड नोट को हटा दिया और वो जा रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर सी की तरफ। एक फंक्शन बना रहा हूँ और उस फंक्शन का नाम है फाई ऑफ जेड। बड़ा सुंदर और प्यारा सा फंक्शन है। क्या बना रहे हो सर? नया क्यों बना रहे हो सर? परिभाषा के लिए बना रहे हैं सर, काम करेगा, बढ़िया से काम करेगा। फाई ऑफ जेड कैसा फंक्शन है सर? एफ ऑफ जेड किसके साथ कैसे बना रहे हो सर इसको? सर इस एफ ऑफ जेड की सहायता से बना रहे हो या इसको? हाँ हाँ, इसी की सहायता से बना रहे हैं। कौन से फंक्शन को सर? फाई ऑफ जेड को, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट। सर ये वो पॉइंट भी आ गया जेड नोट जिस पॉइंट पर सर अवकलनीयता की चर्चा हो रही है। देन अपॉन में जेड माइनस अपॉन में, एक मिनट, ये सेकंड स्लाइड में जाएगा तो इसको यहां से रिमूव कर देते हैं। आ जाओ आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ करो सर, यहाँ बताओ सर। हाँ जी, एक नया फंक्शन बना रहे हैं फाई ऑफ जेड, जिसका डोमेन नाम मैंने बता दिया। किसकी सहायता से? एफ ऑफ जेड की सहायता से। एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट। सर पता चल गया आपने उसके डोमेन में से जेड नोट क्यों हटाया था? पता चल गया ना, क्योंकि सर जैसे जेड नोट आएगा मामला सेट नहीं होगा सर, इन्फिनिटी वगैरह की तरफ जा जाएगा, परिभाषित नहीं होगा, सीधी सी बात है फंक्शन। और यहाँ भी पता है कि सर वहां कर दिया डोमेन में, तो यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं। सर ये फंक्शन बना रहे हैं सर, क्यों बनाए? इसलिए बना रहे हैं यदि इस वाले नए फंक्शन इस फाई ऑफ जेड की लिमिट सर कौन से पॉइंट पर?
z टेंड्स टू z नोट पर। सर z नोट पर क्यों? क्योंकि बस इसी पर अवकलनता की जांच हो रही है। सर किसकी हो रही है? किसकी हो रही है सर? एफ ऑफ जेड की, फाइव ऑफ जेड की नहीं, एफ ऑफ जेड की जेड नोट पॉइंट पर अवकलनीयता की बात हो रही है, जबकि लिमिट की बात हो रही है फाइव ऑफ जेड पर। किसके? फाइव ऑफ जेड पर। सर इस फाइव ऑफ जेड फलन की जेड नोट पॉइंट पर यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट का सीधा सीधा मतलब है फाइनाइट वैल्यू और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो सर क्या मीनिंग होगा? दिस इंप्लाइज, इसका मीनिंग होगा विद्यार्थी गणों, बना अब z बराबर z नोट पॉइंट पर, z बराबर z नोट बिंदु पर ये अपना ना f ऑफ z फलन, बिंदु पर f ऑफ z फलन अवकलनीय होगा, फलन अवकलनीय होगा। मामला डन। यस सर, अब समझ में इसे, अब समझ गया, अवकलनीय होगा। ठीक, क्या चमका? दोबारा से देखो, बहुत बढ़िया डेफिनेशन, शानदार है मामला। सर W बराबर एफ ऑफ जेड कोई भी फंक्शन है और Z बराबर Z नोट बिंदु पर, Z बराबर Z नोट बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करनी है, अवकलनीयता की जांच करनी है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो सर Z बराबर Z नोट बिंदु पर गिवन फंक्शन से सतत होना चाहिए। ठीक है सर, साथ में सर इसके साथ साथ एक नया शानदार सा बढ़िया सा एक फंक्शन है सर, ये वाला फाई ऑफ जेड, इसकी सर z बराबर z नोट पॉइंट पर क्या करनी चाहिए? लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। सर ऐसा होते ही अब ये जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ जेड उस z नोट पॉइंट पर अवकलनीय हो जाएगा। परिभाषा समझ में आई? यस सर समझ में आ गई। एक सुंदर सा एग्जाम्पल और बता दो सर, आ जाओ। परिभाषा और एक सुंदर सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आ जाओ। ठीक, आओ अभी देख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, ये लो साहब एग्जाम्पल। सर सुंदर सा मान लेते हैं एफ ऑफ जेड बराबर में जेड। अच्छा सुनना, यदि हमारी वाली लिस्ट में से कोई भी आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के किसी भी बिंदु पर वो अवकलनीय होगा। साफ साफ दिख रहा है सर, कोई भी पॉइंट ले लो चाहे इसके लिए, कैसा भी पॉइंट ले लो, ये सर पक्का से अवकलनीय होगा। हमने पहले लिस्ट में डिफाइन कर दिया, लेकिन एक बार परिभाषा के माध्यम से और देख लेते हैं। तो मुझे z बराबर z नोट पॉइंट पर चेक करना है। z बराबर z नोट पॉइंट क्यों सर? कोई भी ले लो रे, z बराबर z आयोटा, वन माइनस आयोटा, जो भी है, लेकिन मैं सर z बराबर z नोट पॉइंट ले लूं, इस बिंदु पर चेक करनी है। तो क्या होगा? सबसे पहले तो सर क्या ये z बराबर z नोट मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर क्या सर ये कंटिन्यूस है? हाँ जी, z कंटिन्यूस है, हमारी वाली लिस्ट में से आ रहा है, मामला डन। सर अब बताओ सर वो फाइव z वाला क्या था? सबसे पहले तो मुझे बताओ ये f ऑफ z क्या है? f ऑफ z है z, तो बताओ f ऑफ z नोट कितना हो जाएगा? सर सीधी सी बात है, z नोट हो जाएगा। तो अपना फाइव ऑफ जेड कितना आ जाएगा? सर होता है एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट, तो जेड माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड। अच्छा, ये बन जाएगा फाइव ऑफ जेड। सर कौन से पॉइंट पर इसकी लिमिट चेक करें? उस पॉइंट पर लिमिट चेक करो जिस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी की बात चल रही है। सर जेड नोट पॉइंट पर चल रही है, ठीक का तो सब फाइव ऑफ जेड आ गया। कर दो सोल्व, लिमिट z टेंड्स टू z नोट, z माइनस z नोट अपॉन z माइनस z नोट। सर एक बात बताऊं आपको, सर जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन गया। बात तो सही बोल रही है, जीरो बाई जीरो। जब जब जीरो बाई जीरो का फॉर्म यानी इंडेफिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी का फॉर्म बनता है, किसे याद करते हो? सर याद करते हैं सर डीएल हॉस्पिटल को, कर दो वहां भी कर दो। लेकिन सर एक बड़ी अच्छी बात है कि डीएल हॉस्पिटल बोलता क्या है? वो बोलता है कि भाई साहब जब जब आपका जीरो बाई जीरो का फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, तो अंश में जो फलन है वो सबसे पहले तो अवकलन ही होना चाहिए। ऐसे मत करो कि अवकलन कर दो, अवकलन ही नहीं होगा तो कर दोगे कहां से अवकलन? सेम सर हर में एक कोई फंक्शन है वो अवकलन ही होना चाहिए। सबसे पहले तो वो दोनों अलग अलग तरीके से अवकलन ही होने चाहिए। यदि वो अवकलनीय है सर, तो सर अंश वाले का अवकलन कर दो। सेम सर उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जेड है तो जेड के रेस्पेक्ट में हर वाले का अलग से अवकलन कर दो। अवकलन करने के बाद में सर उस पर लिमिट अप्लाई करो। यदि सर सच में जीरो बाई जीरो फॉर्म हट गया है, तब तो जो आंसर है वो बता दो। और फिर से आ रहा है तो सर सेम प्रोसेस को एक बार आगे बढ़ा दो, तो बात तो सही है। लेकिन सर मजे की बात ये है, सर बात लिमिट की चल रही है, सुनना ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टेड बात है। सर बात तो लिमिट की चल रही है जेड,
जेड नोट पॉइंट पर। सर लिमिट का ही पता नहीं है तो कंटिन्यूटी का कहां से पता होगा इस पॉइंट पर? बात तो सही है। तो सर पहले डिफरेंशियबिलिटी का कैसे पता होगा? सही बात है, पहले कैसे बता सकते हैं जब इन्हीं के बारे में नहीं मालूम है? तो फिर सर अवकलन क्यों कर रहे हैं डायरेक्ट? अवकलन तो तभी कर सकते हैं ना जब उस पॉइंट पर वो अवकलन ही हो। लिमिट का ही नहीं पता, उस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी का नहीं पता, कंटिन्यूटी का नहीं पता, आप डायरेक्ट डिफरेंशियल कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन भाई साहब डीएल हॉस्पिटल नियम ने हमें बताया कि आप जिस फलन का अवकलन कर रहे हो वो सबसे पहले अवकलन ही होना चाहिए। सर हम तो अवकलन इसका करेंगे, चेक करो जेड माइनस जेड नो। सर लिस्ट में से है, फिर क्या कर दो, चमका दो सारे हो। सर ये क्या, ये भी सर हमारे वाले लिस्ट में से, तो कर दो फिर। डन सर। इसलिए कर पा रहे हैं, इसलिए आप डायरेक्ट अवकलन कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो कर दो, जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1, जेड नोट का 0, 1/1 आंसर आ गया सर होगा। क्या सर लिमिट एग्जिस्ट करी सर जेड नोट पॉइंट पर? सर जेड नोट पॉइंट क्या, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सर 1 प्लस आइटो भी क्या इसकी लिमिट 1 ही आएगी, 1 ही आएगी। सही है बात। इस फलन की लिमिट का अस्तित्व है और आंसर आ रहा है 1, और ये जेड नोट पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी है। तो क्या सर एफ ऑफ जेड डिफरेंशियबल होगा? यस, पता चल गया ना, डिफरेंशियबल होगा। कौन से पॉइंट पर? कॉम्प्लेक्स नंबर के किसी भी पॉइंट पर। क्या ज्ञान मिला? सर ये पोलिनोमियल फंक्शन है सर, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी प्रत्येक बिंदु पर डोमेन की, सतत भी होगा सर, और प्रत्येक बिंदु पर डिफरेंशिएबल भी होगा। एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल इन डोमेन डी। और डी क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। डन सर। परिभाषा से सर समझ में आ गया। सर दूसरा तरीका बताओ। परिभाषा से सर मामला डन है, आओ स्टार लगाओ। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका बताया था सर आपने, सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन के माध्यम से, सी आर इक्वेशन की सहायता से, ठीक है साहब, की सहायता से, की सहायता, की हेल्प से, की सहायता से, की सहायता से अवकलनीयता की जांच कैसे करें? कैसे करें? तो देखो भाई साहब, सी आर कौन है सर? कोसी रीमान है। भाई साहब कोसी रीमान जब जब से है उसने डिफरेंशियबिलिटी में माहौल सेट कर दिया अपना। सबसे बढ़िया बात तो ये है सी आर इक्वेशन की, कि ये ना, जैसे आपने W बराबर एफ ऑफ जेड लिया, जेड स्क्वायर भी ले सकते हो, जेड क्यूब भी ले सकते हो, साइन जेड, ये छोटे छोटे फंक्शन पे तो ठीक है मामला। लेकिन सर कोई बड़ा फंक्शन आ जाए तो कॉम्प्लेक्स में, तब तो हवा टाइट हो जाएगी सर उस वाली डेफिनेशन से। तब भाई साहब हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा किसे? सी आर इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी। सुनना आराम से प्यार से कि सर सी आर इक्वेशन ने क्या क्या बताया, सुनना। सबसे पहले को श्री रीमान साहब ने बताया कि W बराबर एफ ऑफ जेड आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और उस ये वाला जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, यदि z बराबर z नोट पॉइंट पर, z बराबर z नोट पॉइंट पर अवकलनीय है तो, z बराबर z नोट पॉइंट पर अवकलनीय है तो, अवकलनीय है तो मतलब क्या है? मतलब ये कि भाई साहब ये बोल रहा है, सीआर भाई साहब बोल रहा है कि आपके पास भाई साहब कोई फलन है, और वो वाला फलन यदि उस बिंदु पर अवकलनीय है, मान लिया कि आपकी बात अवकलनीय है, लेकिन उसको थोड़ी सी मेरी बात भी माननी पड़ेगी। सर कैसी बात है? ये सबसे पहले बता रहा है नेसेसरी कंडीशन। कैसी कंडीशन? नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन बता रहा है अपनी तरफ से। सबसे पहले उसने क्या बताई? नेसेसरी कंडीशन बताई। नेसेसरी कंडीशन का मतलब है कि आवश्यक शर्त बताई, और आवश्यक शर्त का मतलब है कि भाई साहब जैसे आप आरबीएससी ग्रेड सेकंड का एग्जाम दे रहे हो, तो आवश्यक शर्त ये है कि जीके वाले पेपर में और मैथ्स वाले पेपर में, दोनों में अलग अलग आपके 40% यानी ओबीसी और जनरल के 40% अंक लाने आवश्यक है। ये है आवश्यक कंडीशन। क्या सर ये लाते हैं हम लोग? हम लोगों को सर जॉब मिल जाएगी क्या? हम लोग सर गवर्नमेंट मास्टर बन जाएंगे क्या? ना, ये आवश्यक शर्त है सिर्फ कि इतना तो भाई साहब आपको काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद में यदि आप मेरिट लिस्ट में आते हो, आपका चयन कर लिया जाएगा। तो सर नेसेसरी कंडीशन कैसे दी? तो सीआर भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं आपको एक इक्वेशन प्रोवाइड करवा रहा हूं। बताओ सर वो कैसी इक्वेशन है? जी अभी बता देते हैं, लेकिन पहले बात सुनना। पहली वाली कंडीशन ये कि W बराबर एफ ऑफ जेड आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स फलन है, और वो z बराबर z बिंदु पर क्या है? अवकलनीय है।
तो भाई साहब उसकी नेसेसरी कंडीशन ये है, सी आर भाई साहब बता रहा है, सबसे पहले क्या बता रहे हैं, आगे बढ़ो, कि सबसे पहले जिस बिंदु की बात करें हो z बराबर z नोट बिंदु पर, z बराबर z नोट बिंदु पर, ये सी आर भाई साहब बता रहा है। अब सी आर भाई साहब बोल रहे हैं z बराबर z नोट बिंदु पर सबसे पहले यू एक्स, यू वाई, वी एक्स और वी वाई का अस्तित्व हो, का अस्तित्व हो, का अस्तित्व होगा। समझ में आ गई सर? सर ये यू एक्स, यू वाई, वी एक्स, वी वाई क्या, रुको एक मिनट के लिए, यू का पता है, हाँ सर यू एक्स को मैं भाई अभी पहचान करना बताया था, इसका मतलब वी का भी पता है, तो अभी बता देते हैं यू एक्स यू वाई का क्या मीनिंग। सर पहली वाली लाइन है, सी आर भाई साहब बोल रहा है कि जैसे ही वो फलन अवकलनीय होगा तो मेरी एक बात का से मानेगा, नेसेसरी कंडीशन ये है, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई का अस्तित्व होगा कौन से बिंदु पर, जिस बिंदु पर वो अवकलनीय है। दूसरी बात, दूसरी बात सी आर भाई साहब बोल रहा है कि मेरी वाली जो इक्वेशन है ना, सी आर भाई साहब वाली, सी आर सर वाली, सी आर को सी रीमान सर वाली जो इक्वेशन है उसको उस बिंदु पर सेटिस्फाई करना होगा। और सी आर सर की इक्वेशन क्या थी, वो थी यू एक्स बराबर वी वाई और यू वाई बराबर माइनस वी एक्स। डन मामला सर, याद होगी सर, कौन से बिंदु पर, कौन से बिंदु पर संतुष्ट करेगी, z बराबर z नोट बिंदु पर, ये वाली इक्वेशन स्टार लगा लो बस, ये वाली इक्वेशन पक्का से संतुष्ट करेगी। तो सर ये दोनों कंडीशन क्या है, सर ये नेसेसरी कंडीशन, यदि आपके पास कोई फंक्शन है और वो अवकलनीय है। सर कहां से ले ऐसे फंक्शन, अरे लिस्ट ना भूल गए ना, ना सर भूले नहीं, सर बहुत सारे हमारे पास फंक्शन है, सर लिस्ट बताओ सर, पोलिनोमियल साइन जेड कोस जेड ई की पावर जेड, लीनियर कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन ई की पावर समथिंग समथिंग अपॉन ई की पावर समथिंग समथिंग अपॉन समथिंग, नीचे वाला समथिंग सर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इतने सारे सर हमारे पास ऐसे फंक्शन है जो अवकलनीय है, किसी न किसी बिंदु पे अवकलनीय है। सर जिस बिंदु पे अवकलनीय है उस बिंदु पर सर नेसेसरी कंडीशन यानी आवश्यक शर्त सी आर भाई साहब ने बताई कि सर यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई का अस्तित्व होगा, यू एक्स बराबर में वी वाई होगा और यू वाई बराबर में माइनस वी एक्स हो। इसको याद करो सर, कर लिया सर, यू एक्स बराबर वी वाई, यू वाई बराबर माइनस वी एक्स। लेकिन सर जल्दी से यू एक्स यू वाई और वी एक्स उनका मीनिंग समझा दीजिए, आ जाओ आओ सब, एक का समझा देता हूँ बाकी आप कर लेंगे एक बार। मीनिंग, मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ यू एक्स क्या मीनिंग, इसका विद्यार्थी गणों इसका मीनिंग है डेल यू अपॉन डेल एक्स। और सर क्या है, यू कोई वास्तविक फलन है एक्स और वाई का, कॉम्प्लेक्स नहीं, वास्तविक फलन है एक्स और वाई का, यू कोई वास्तविक फलन है एक्स और वाई का, उसका सर एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है। सर कैसा डिफरेंशिएशन, आंशिक, आंशिक अवकलन है, आंशिक अवकलन, कैसा अवकलन, आंशिक। इस 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 वाली बिंदी का ख्याल रखना रे, ध्यान रखना, अदरवाइज कुछ का कुछ हो जाएगा। आंशिक अवकलन है सर यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब सर समझ में आ गया, हमें पता है कि सर एक्स स्क्वायर वाई, और यदि सर ये u बराबर में हो तो सर यू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सर y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट गुणांक में तो रहेगा सर साथ में, एक्स स्क्वायर में सर हमें पता है कि 2x होता है सर, हाँ सर ये पता है सर। अब आ गया सर समझ में, इसकी बात कर रहे थे क्या, ये तो सर पता है, ठीक है सर, ठीक है आगे बढ़ो, आ गया समझ में, ठीक है सर। इसका तो सर इसको सर डेल यू अपॉन डेल एक्स को सर किसी बिंदु मान लीजिए जीरो जीरो पे फाइंड आउट करना हो तो सर कैसे करेंगे बता देते हैं। तो सबसे पहले आप यू एक्स को यदि किसी जीरो बिंदु पर एट पॉइंट जीरो कोमा जीरो, जीरो जीरो पर निकालना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स एट पॉइंट जीरो कोमा जीरो यू एक्स जीरो, जहां जहां वाई आएगा वहां जीरो, माइनस कौन से वाले पॉइंट पर सर जीरो कोमा जीरो पर। सर किसके रेस्पेक्ट में करे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा सर एक्स आ जाएगा। और सर लिमिट, हाँ लिमिट तो पक्का से सर एक्स की जाएगी, किधर सर जीरो की तरफ टेंड करवा, ये हो जाएगा एट पॉइंट जीरो कोमा जीरो पर। तो ये वाला फॉर्मूला भी भेज इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ और याद करो, करो याद करो, पानी पी लेता हूँ, याद करो। डन, हाँ सर।
आ गया सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ो। तो सिमिलर मीनिंग किसका हो जाएगा? यूएक्स का मैंने बता दिया, यू वाई कैसे हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो, 0, वाई -0, 0 अपॉन वाई। ठीक है सर, समझ में आ गया सर मीनिंग। ठीक है सर, एक सुंदर सा सर काउंटर एग्जाम्पल करवाते हैं। ठीक है, अब लेते हैं एक सुंदर सा एग्जाम्पल। अब मान लीजिए क्या है, ठीक है साहब, अब थोड़ा सा एक बार इसका कन्वर्स देख लीजिए। यदि सर सुना, यदि सर इंपोर्टेंट स्टार लगाओ, यदि सर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं की, यानी नेसेसरी कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही है, तो क्या सर उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? कैसे हो सकता है? यानी आवश्यक कंडीशन ही पूरी नहीं हुई तो वो उस पॉइंट पे अवकलनीय नहीं होगा। मतलब क्या है कि सर यदि हमारे आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में जीके वाले पेपर में 40% नहीं बन रहे हैं सर, तो सर राजपत्रित अधिकारी तो नहीं बन सकते सर, ओबीसी और जनरल वाले। और सर एससी एसटी वालों के यदि 35%, यानी आवश्यक कंडीशन है, यदि नहीं बन रहे हैं तो पक्का से वो भी राजपत्रित अधिकारी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते ना। सेम यही है। तो यदि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करिए तो वो अवकलनीय तो बिल्कुल नहीं हो सकता सर। काउंटर एग्जांपल, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे कोशी रीमान इक्वेशन की, तो क्या थी, अब बात करते हैं कन्वर्स केस की। कन्वर्स, कन्वर्स की बात करते हैं कि सर हमारे पास में है ना W बराबर एफ ऑफ जेड एक सम्मिश्र फंक्शन है, और वो z बराबर जेड नोट पॉइंट पर है ना ux और उसका uy vx vy का अस्तित्व है, और साथ ही साथ है ना कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, तो क्या इतनी सी बात के बाद में क्या वो फंक्शन z बराबर जेड नोट पॉइंट पर अवकलनीय कहलाएगा? नहीं साहब, कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स इज नॉट, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। भाई साहब कन्वर्स ट्रू नहीं है। किसका कन्वर्स ट्रू नहीं है सर? कन्वर्स किसका नहीं है? इस वाली थ्योरम का, कि सर W बराबर एफ ऑफ जेड, जेड बराबर जेड नोट पॉइंट पर यदि अवकलनीय है तो उसकी पर्याप्त कंडीशन क्या थी सर? उसकी नेसेसरी कंडीशन ये है, उस पॉइंट पर सर ux uy vx और vy, और सर साथ ही साथ ux बराबर vy होगा, और सर uy बराबर -vx होगा एट पॉइंट, किस पर? एट पॉइंट z बराबर z नोट पर, z बराबर z नोट। कि सर इतनी सी बात पर क्या वो फंक्शंस डिफरेंशिएबल हो जाएगा? नहीं होगा सर, कन्वर्स ट्रू नहीं है। फॉर एग्जांपल आ जाओ, अब सुंदर सुंदर एग्जांपल। अब मैं आपको बहुत शानदार एग्जांपल करवाता हूँ, और ये एग्जाम में आएगा पक्का से, तो लिख लो। W बराबर एफ ऑफ जेड बराबर अंडर रूट मोड एक्स वाई प्लस आयोटा जीरो, है ना? इतना भी चलेगा, लेकिन मैं आपको u और x कोमा y के फॉर्म में आसानी से दिख जाए, ताकि ये बोल। और तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है भाई साहब, पहले इस क्वेश्चन को तो बताओ सर पूरा। हाँ जी, ये आपके पास कोई फंक्शन है, ये z बराबर जीरो पर कोशी रीमान समीकरण को, किसको? कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। बात तो सही है, ठीक है साहब, संतुष्ट करता है, लेकिन एफ डेश जीरो का अस्तित्व नहीं। ठीक है, ये काउंटर एग्जांपल हो गया, किसका हो गया सर? उसके कन्वर्स का, यानी कन्वर्स कभी ट्रू नहीं होगा। और बात तो सही है कि W बराबर एफ ऑफ जेड अंडर रूट मोड एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा जीरो। अब देखना भाई, आराम से इसको अच्छे से समझना। इससे सेम डिटो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपने जेपीएच में 5 क्वेश्चन है, 5 में से एक हर बार आता है। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन, देखो इसका सॉल्यूशन देखो, देखो बस आप सॉल्यूशन देखो। W बराबर एफ ऑफ जेड बराबर क्या है? अंडर रूट मोड एक्स वाई, ये फंक्शन है। तो बताओ, सबसे पहले ux को वाई कितना हो गया सर? हो गया अंडर रूट मोड एक्स वाई, करेक्ट बात, लगा दो मोड। v कितना हो गया सर? v तो है ही नहीं सर, काल्पनिक भाग तो है ही नहीं, तो सर जीरो हो गया। सही है बात, ठीक है। अब बात करते हैं सर, क्या कोशी रीमान समीकरण
जीरो पर, कौन से पर, मूल बिंदु पर पूछा उसने। हाँ, z बराबर जीरो पर कौन सी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, देख लेते हैं करता है कि नहीं करता, करता है। ठीक है सर, ये तो सबसे पहले तो क्या है सर ux, तो u है तो आपके पास ux कितना हो जाएगा कौन से वाले पॉइंट पर, z बराबर जीरो पर, z बराबर जीरो का मतलब है x बराबर जीरो और y बराबर जीरो तभी होगा सर डे ux, और कौन से वाले पॉइंट पर, जीरो कोमा जीरो पर क्या होता है सर, होता है लिमिट x टेंड्स टू जीरो u x कोमा जीरो माइनस u जीरो कोमा जीरो बट्टे में x डिवाइड में x। सबसे पहले तो u किसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं u x कोमा जीरो की, अपने पास u x कोमा y कितना है अंडर रूट मोड एक्स वाई है, तो y की वैल्यू जैसे पुट की यहाँ पे जीरो, u x जीरो की वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू जीरो जीरो माइनस u जीरो जीरो, u जीरो जीरो कितना है जीरो है साहब, डिवाइड में x, किसकी वैल्यू है ये सर, ये है डेल u अपॉन डेल x की कौन से वाले पॉइंट पर सर जीरो कोमा जीरो। ठीक है साहब, सिमिलरली आप यू वाई फाइंड आउट कर लोगे, सिमिलरली आप सर वी एक्स और वी वाई के तो सर वैसे ही जीरो आएगी सर, वी एक्स एट पॉइंट जीरो कोमा जीरो पर, जीरो कोमा जीरो पर क्योंकि सर वी ऑलरेडी जीरो है तो जीरो आने वाली है, सर वी वाई की वैल्यू भी जीरो कोमा जीरो पर कितनी आएगी सर जीरो आएगी, बात तो सही है। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करो देखो क्या है, इसको सोल्व करो, ये बोल रहा भाई साहब इसको उठाओ एक बार कि जीरो माइनस जीरो बटा समथिंग, समथिंग का मतलब है कि डिवाइड में कभी जीरो नहीं है क्योंकि एक्स कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, तो जीरो बटा नॉन जीरो नंबर हमेशा सर जीरो के बराबर होता है, किसके बराबर होता है जीरो के बराबर, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और यहां जाएगा जीरो, एक्स यहाँ है नहीं तो आंसर आ गया जीरो, यानी विद्यार्थी गणों यूएक्स की वैल्यू आ गई जीरो, सिमिलरली यू वाई की वैल्यू भी आ गई जीरो, वी एक्स की वैल्यू भी आ गई जीरो एट पॉइंट जीरो कोमा जीरो पर, वी वाई की वैल्यू भी आ गई जीरो, सारों वैल्यू फाइंड आउट कर ली, सी आर के पास रहो, सी आर इक्वेशन क्या है सर याद करवाओ, यू एक्स एक साइड में है सर वी वाई, सर यू वाई होगा माइनस वी एक्स के बराबर, सर कौन से पॉइंट पे बात करेंगे सर जीरो कोमा जीरो पर, हाँ सर चारों की वैल्यू जीरो आ रही है राइट, चारों की वैल्यू जीरो आ रही है इसका मतलब सी आर इक्वेशन को z बराबर जीरो पर गिवन फंक्शन से सेटिस्फाई करता है, साथ ही साथ सर एक कंडीशन ये थी कि यू एक्स यू वाई वी एक्स और वी वाई का अस्तित्व होना चाहिए उस पॉइंट पर, तो सच में इनका अस्तित्व है और वैल्यू है जीरो और ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी स्टेटमेंट मामला डन है। ठीक है सर, यही अगले वाले ने पूछा था कि भाई साहब सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन उस बिंदु यानी जीरो पर अवकलनीय नहीं है, हमने सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दिया, अब बात करते हैं कि अवकलनीय क्यों नहीं है, क्योंकि सर उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स ट्रू नहीं है हमेशा, ये कन्वर्स ट्रू नहीं है, ऐसा नहीं है कि सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते ही मूल बिंदु पर अवकलनीय हो जाएगा, नहीं, अभी तक केवल आपने नेसेसरी कंडीशन पढ़ी है और मैंने आपको सिर्फ नेसेसरी कंडीशन ही समझाई, वो बच्चों आवश्यक कंडीशन है और मैंने बहुत अच्छे से बताया। अब उसके अवकलनीयता की जांच करते हैं, इसके बाद जांच करते हैं अवकलनीयता की, अवकलनीयता की जांच करते हैं तो सर अवकलनीय जांच कैसे करेंगे सर, आपने अभी तक एक डेफिनेशन ही बताई है हमें, अवकलनीयता की जांच करने के लिए सर अभी तक आपने एक डेफिनेशन बताई, क्या उसी की हेल्प ले, जी साहब उसी की हेल्प ले, उसके लिए तो सर हमें सबसे पहले एफ ऑफ जेड जी, हाँ सर है अपने पास, कितना है सर, ये है अंडर रूट मोड एक्स वाई है, हाँ जी, और सर हमारे पास एक सुंदर सा फलन फाई ऑफ जेड जी जो है एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट, सर जेड नोट कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है जिस पर अवकलनता की जांच हो रही है, सर वो कितना है अभी, अभी के लिए विद्यार्थी गणों जेड नोट बराबर है जीरो। ठीक है सर, तो क्या सर इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी जेड टेंड्स टू जेड नोट, सर ये जेड नोट यानी जीरो पर ये सबसे पहले सतत तो है क्या, हाँ सर सतत है, सतत है, सतत है, हाँ सर सतत है, ठीक है सर, सर सतत है, लेकिन सर इस फंक्शन की यानी फाई ऑफ जेड की जैसे जेड नोट पर लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी तो सर क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट होते हैं तो बोल देंगे कि फाई ऑफ जेड जेड बराबर जीरो पर अवकलनीय है, लेकिन सर एक बार लिमिट तो एग्जिस्ट करके दिखाओ, क्या सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, चलो चेक तो करते हैं, फाई ऑफ जेड कितना है सर, इतना है अंडर रूट मोड एक्स वाई,
माइनस एफ ऑफ जेड नोट यानी एफ ऑफ जीरो मतलब एक्स और वाई जीरो, जीरो मतलब रूट जीरो, जीरो जीरो आ गया अपॉन जेड, जेड माइनस जीरो। ठीक है साहब, सोल्व करो। अंडर रूट मोड एक्स वाई अपॉन जेड मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, और जेड जीरो, ये थोड़ा देख लेना, लिमिट यहाँ लगा लेना। सर इस टाइप के फंक्शन जैसे भी आते हैं कैसे करते हैं, यानी जीरो के नजदीक जाना है। सर जीरो के नजदीक जाने के लिए तो सुंदर सा पाथ है सर, कौन सा, y बराबर एम एक्स पुट कर दो सर, जहां जहां y है वहां पे एम एक्स पुट कर दो। जैसे विद्यार्थी गणों आप y बराबर में एम एक्स पुट करोगे तो आपको मिलने वाला है, आपको मिलेगा y बराबर एम एक्स पुट करते ही आपको यहाँ पे मोड x कॉमन आ जाएगा और अंडर रूट एम एक्स, वाई बराबर एक्स या आ जाएगा एम, पॉजिटिव ले लेना, यहाँ पे मोड लगा हुआ है, और डिवाइड से एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वन प्लस आयो टाइम, थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना, और यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पे एक्स आई, यहाँ पे एक्स आई और आ जाएगा यहाँ पे, जैसे जेड टेंड्स टू जीरो है तो आ जाएगा सर एक्स टेंड्स टू जीरो और वाई टेंड्स टू जीरो, लेकिन वाई तो चला ही गया, आ जाएगा लिमिट ये वाला। ये था अपना फाइव ऑफ जेड। सर एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस आ जाएगा अंडर रूट मोड एम वन प्लस आयोटाइन। सर एम के भिन्न भिन्न मानों पर इसके सर अलग अलग मान आ रहे हैं तो सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और जैसे ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी गिवन फंक्शंस यानी अंडर रूट मोड एक्स वाई जेड बराबर जीरो पर अवकलन है तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। क्या सीखा, सीखा सर ये कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका जीता जागता उदाहरण अंडर रूट मोड एक्स वाई है तो जेड बराबर जीरो पर है। अब सुनना ध्यान से बात, अब लगा लो स्टार, स्टार लगा लो। मैंने आपको बात कही थी कि मैं आपको 3 से 4 पेज में शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाऊं, उन शॉर्ट नोट्स में याद रखना, उन शॉर्ट नोट्स में मैं आपको 5 एग्जाम्पल दूंगा। कितने एग्जाम्पल सर, 5 एग्जाम्पल। क्या खास विशेषता रहेगी, उन 500 एग्जाम्पल की जो खास विशेषता रहेगी मैं वो यहाँ लिख रहा हूं, और ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में बार बार आएगा तो अच्छे से आएगा, वो बढ़िया से आएगा। क्या खास विशेषता रहेगी उन क्वेश्चंस की, बस वो क्वेश्चन सर किससे रिलेटेड है, ये अभी जो थ्योरम करवाई है ना उससे रिलेटेड है। उन 500 क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेंगे कि सर जेड बराबर जीरो पर, वो जो मैं एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करवाऊंगा उस पे बात कर रहा हूँ, जेड बराबर जीरो पर वो सतत होंगे। हाँ सर सतत तो ये भी था, सतत होंगे। सर जो अभी आपने एग्जाम्पल करवाया सतत तो वो भी था, तो वो भी होंगे। ठीक है सर, सर जेड बराबर जीरो पर कोसी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेंगे, कोसी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेंगे, जी सर करेंगे, जरूर करेंगे, संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ठीक है सर, बात मानिए दो। तीसरा पॉइंट, लेकिन सर, लेकिन सर एफ डेस जीरो मतलब दिया गया फंक्शंस का जीरो पर अवकलन, लेकिन एफ डेस जीरो का अस्तित्व नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे उस वाले एग्जांपल में नहीं था ना अंडर रूट मोड एक्स वाई पे, लेकिन एफ डेस जीरो का अस्तित्व नहीं होगा, तो नहीं पे अंडरलाइन कर दो सुंदर से, नहीं होगा। और फोर्थ पॉइंट ऑटोमेटिक हो जाएगा कि जीरो पर गिवन फंक्शंस विश्लेषक भी नहीं होगा, जीरो पर गिवन फंक्शंस क्या, विश्लेषक भी नहीं होगा। सर ये विश्लेषक क्या है वो अगली वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है, अगली वाली क्लास में देखेंगे कि विश्लेषक क्या चीज। तो जीरो पर जेड बराबर जीरो पर विश्लेषक भी नहीं होगा, विश्लेषक भी नहीं होगा, विश्लेषक नहीं, नहीं हो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। क्या सीखा हमने एक बार देख लीजिए, तुरंत देख, चलो मैं रिवीजन करवा देता हूँ 5 मिनट में फटाफट से। आ जाओ। सबसे पहले विद्यार्थी गणों हमने क्या देखी, लिमिट। ठीक है सर, उसके बाद में हम लोगों ने बात करी कंटिन्यूटी की, उसके बाद में करी डिफरेंशियबिलिटी की। मामला डन, ये रिवीजन है और फटाफट से मैं 5 मिनट में आपको रिकॉल करवा देता हूँ। लिमिट पढ़ी, कंटिन्यूटी पढ़ी, डिफरेंशियबिलिटी, सबसे पहले तीनों की डेफिनेशन पढ़ी रियल एनालिसिस पर, रियल लाइन पे, और उसके बाद में पढ़ी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स पर। तो कॉम्प्लेक्स में क्या थी, लिमिट पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, जेड बराबर जीरो पर पूछेगा तो सर y बराबर एम एक्स पुट कर देना, बस यही है तौर तरीका। y बराबर एम एक्स पुट किया, अंश में और हर में z की पावर समान है तो z बराबर जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मामला डन। बात कंटिन्यूटी की, आपको डेफिनेशन आती है। ठीक है साहब, सुंदर सुंदर एग्जांपल अपने पास लिस्ट
लिस्ट में पढ़ो। सबसे पहले n डिग्री का पोलिनोमियल साइन जेड कोस जेड e की पावर जेड लीनियर कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन e की पावर समथिंग समथिंग अपॉन e की पावर समथिंग समथिंग बट्टे में समथिंग, नीचे वाला जो भी बट्टे में समथिंग पूछा है वो जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी 1 से लेकर 9 तक अपने डोमेन, अपना डोमेन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या होना है, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, कंटिन्यूटी भी होगा, डिफरेंशियबिलिटी। यदि क्वेश्चन इस वाली लिस्ट में से आता है, यदि क्वेश्चन इस वाली लिस्ट में से आता है तो आंख बंद करके थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हुए आप लोग फटाफट से कर देना कि सब लिमिट भी होगी, कंटिन्यूटी भी होगा, डिफरेंशियबिलिटी भी होगा, मामला डन। ठीक है। और यदि कोई पर्सन लिस्ट से बाहर आता है किसमें, डिफरेंशियबिलिटी में, तो सबसे पहले जाना है डेफिनेशन पर। और यदि कोई पर्सन बड़ा आता है तो भाई साहब सी आर इक्वेशन पे जाना है। अभी तक मैंने सिर्फ नेसेसरी कंडीशन बताइए, सफिशिएंट कंडीशन के लिए अगले वीडियो का आप लोग वेट करिए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।